बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश शबीब, सिटी अटेंड में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसकून हुआ होगा। और दिन के आगाज़ को बेहतरीन बनाने के लिए और अपने पूरा दिन अच्छे से गुजारने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फैसलाबाद शहर में आज क्या चल रहा है। और सिटी अटेंड में हम शामिल करते हैं वो तमाम तर ख़बरें, वो तमाम तर टॉपिक्स, वो तमाम तर टिप्स जो कि आपकी ज़िंदगी से डायरेक्टली लिंक कर रही होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे केमिस्ट के मसाइल के हवाले से, क्योंकि इससे पहले अगर केमिस्ट के मसाइल के हवाले से बात की जाए तो जो ड्रग्स और अद्वियात की कीमतों का तयन था वो हुकूमत कर रही थी, ड्रग्स कर रही थी, लेकिन आजकल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ड्रग इंडस्ट्री पे इसके क्या असरात हो रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ अद्वियात जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सैलाब की सिचुएशन के हवाले से भी बात करेंगे कि तारीख़ का बदतरीन सैलाब हमने पंजाब के कई इलाकों में देखा है, जिसमें झंग है, चिन्योट है। तो चिन्योट के DC साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल कैसी है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा रहा, रिलीफ का मरहला जो है आगाज़ हो चुका है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन के हवाले से क्या क्या हिकमत अमली रहेंगी, सोने की कीमत आज किस तरह से रहेगी, करेंसी जो है, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। जितना भी कारोबार हो रहा है ख़ुसूसन जो डॉलर्स में किया जा रहा होता है, तो डॉलर की आज की कीमत क्या रहेगी इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दिन को प्लान करने के हवाले से जो ज़रूरी होता है वो होता है वेदर। तो आज का मौसम देखते हैं कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो 1-2 हफ़्ते से हम देख रहे हैं कि मौसम तो काफ़ी खुशगवार था, लेकिन कल से मौसम जो है वो दोबारा से शदीद गर्म दिखाई दे रहा है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा कि आज फैसलाबाद के मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज दिन मौसम के हवाले से बात करें तो आज दिन जो है वो सूरज की किरणों के साथ उसका आगाज़ हुआ है और ये चमक-धमक के साथ कायम भी हैं और गर्मी की शिद्दत में सुबह सवेरे ही इजाफ़ा जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दिन गुजरने के साथ मज़ीद भी हो जाएगा। लेकिन चूँकि अभी इस वक्त सुबह का औकात हैं, तो जो हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, इसलिए दर्जा हरारत में मामूली इजाफ़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो हवाएं भी साकिन होंगी और उसके साथ साथ दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मतलब जो है वो आज शहर का साफ़ है। आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि महसूस जो है वो इससे ज़्यादा ही किया जाएगा, अराउंड अबाउट 38 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों की वजह से यूँ महसूस हो रहा था, फ़िज़ा में खुनकी भी हो गई थी और यूँ महसूस किया जा रहा था जैसे अब दोबारा से गर्मी जो है वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन अब दोबारा से गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाएं जो हैं इस वक्त 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 72% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई भी इम्कान नहीं, जबकि मौसम इसी तरह से खुश्क और मज़ीद गर्म रहने की पेशन गोई की गई है, जिसके अंदर एहतियाती तदाबीर का भी मशवरा दिया गया है, क्योंकि अब स्कूल्स भी खुल चुके हैं। तो तबी माहिरीन का ये कहना है कि एहतियाती तदाबीर करें, घर से गैर सफ़र करने के लिए ना निकलें। अगर आपको निकलना पड़ता है और बाइक पर ख़ासतौर पर आप सफ़र कर रहे हैं, बच्चे भी आपके साथ मौजूद है, तो सर को ढाँप कर निकलें ताकि अपनी एहतियात जो है वो की जा सके और गर्मी से खुद को बचाया जा सके और किसी भी किस्म की जो है वो इस तरह की लापरवाही जो है वो ना करें ताकि आप बीमार हो सकें, क्योंकि आजकल अस्पतालों के अंदर दीगर पेट की बीमारियों के साथ जो है वो दीगर बीमारियां भी वहाँ पर आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफ़सीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं केमिस्ट के मसाइल के हवाले से। जैसे कि मैं बता रही थी कि इससे पहले जो है अद्वियात और ड्रग्स की जो कीमतों का तयन है वो गवर्नमेंट करती थी, ड्रैफ्ट करता था, लेकिन आजकल ये कीमतों का तयन इस तरह से नहीं किया जा रहा। इससे कबल जो है जब हुकूमत ड्रग्स की कीमतों का तयन करती थी तब इंडस्ट्री पर किस तरह से असरात थे और अब नहीं हो रहा है, तो इस पर क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है केमिस्ट को, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले जो हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फ़ारूक आज़म नारू साहब ने। आप सदर हैं केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले। कैसे हैं हाँ फ़ारूक जी, साहब आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास ठीक बहुत ठाक। शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर आज़ादार हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? मैं ठीक बिल्कुल है? ठीक हूँ, आप बताएं अज़दर कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप? अल्लाह का ठीक है, एहसान। बहुत शुक्रिया अज़दर फॉर जॉइनिंग अस वेलकम। इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले फ़ारूक आज़म साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी। ड्रग्स की अगर मसाइल के हवाले से बात करें, अद्वियात इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनकी अदम फरहमी भी इंसान को मुतासिर कर रही होती है और इनकी कीमतों का ना तयन करना भी। तो मौजूदा सिचुएशन आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारी जो साबका हुकूमत थी, जो निगरान हुकूमत, वो जाते जाते एक नोटिफिकेशन जारी कर गई थी, जिससे मेडिसिन के कारोबार का या मेडिसिन का बेड़ा ही गर्क हो गया हमारे ख्याल में। वो ऐसे हुआ, उन्होंने जान बचाने वाली अद्वियात के अलावा बाकी सभी आइटमों के रेट जो मैन्युफैक्चर है उनको इजाज़त देती है जो जी चाहे रेट तय कर ले। सही। पहले रेट तय करती डैप, वो हर तरीके से देख सोच कर जिस किस चीज़ का क्या रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से निज़ाम चल रहा था और रेट भी मुनासिब थे। तो अब तो रेट का कोई अंदाज़ा नहीं। आज कोई सप्लाई आती है बाजार, उसमें रेट कुछ होता है, कल कुछ होता है, परसों कुछ होता है। और जो डब्बी 20-30 रुपये की वो 500-700 रुपये तक पहुंच गई है। आम सिरप ले लो खांसी का, जो 10-12 रुपये 15 रुपये का था, 250-300-400 रुपये का वो हो गया है। तो गरीब आदमी तो बेचारा अब दवाई उसकी पहुंच से दूर हो गई है, क्योंकि हम खुद मेडिसिन का काम करते हैं, हम अपने घर हमें भी ज़रूरत, हम भी इस्तेमाल करते हैं। जब मरीज़ दवाई लेने आता ना, वो पहले डब्बी जिस चीज़ देता है उस पर रेट देखता है, फिर अपनी जेब की तरफ देखता है भी मैं क्या करूँ, क्या लूँ या क्या लूँ। हुकूमत वक्त को इस पर एक्शन लाना चाहिए, रेट स्टेबल होना चाहिए और मुनासिब रेट होना चाहिए, ताकि गरीब को वो अपनी दवाई जो है ना वो लेकर खा सके। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, महंगाई इतनी हो गई है जहाँ पर 2 वक्त की रोटी नहीं मुश्किल से मिल रही है, दूसरी जानिब अगर अद्वियात भी महंगी हो रही हैं, तो ये वाकई एक इंसान के लिए गुजर बसर करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अज़हर, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि इससे कबल कीमतें जो हैं वो ड्रैप तयन करता था, लेकिन आजकल मैं भी इससे कबल अगर बात करूँ तो ड्रैप की जानिब से बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी होता था और उसमें 100, 150, 200, 300, 400, 500 जितनी भी अद्वियात होती थी उन्हें शामिल किया जाता था और उनके रेट से मुतलिक एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता था कि ये इनके पुराने रेट ये हैं, अब इनके नए रेट ये हैं। इस रेट के मुताबिक जो है वो अद्वियात मार्केट में अब फ़रोख्त होंगी, बाकायदा तौर पर इजाज़त दी जाती थी ना। अच्छा, वो जब अद्वियात की कीमतों में इजाफे की जो थी वो समरी जारी की जाती थी ड्रैप की जानिब से, तो उसके ऊपर फिर फिलफौर अमल दरामद होता था। जो अद्वियात साज कंपनी हैं वो फिर नए रेट से अद्वियात तैयार करती थी, उसी हिसाब से जो थी वो मार्केट में फ़रोख्त होती थी, या जिनके पास ऑलरेडी ही स्टॉक मौजूद है तो वो उनकी कीमतें जो थी वो बढ़ा देते थे। अब ऐसे ये हुआ कि हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया, ड्रैप से ये इख्तियारात वापस ले लिए कि आप अद्वियात की कीमतों का तयन नहीं करेंगे। अब जो अद्वियात साज कंपनी हैं वो अपने कीमतें ख़ुद तयन उसका करेंगी। तो महकमा सेहत के अफसरान के पास बैठा रहता हूँ सारा दिन, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या इसमें लॉजिक है, क्या इसमें साइंस है कि हुकूमत ने ख़ुद इख्तियारात ख़त्म कर दिए और प्राइवेट कंपनियों को अद्वियात के रेट की कमी बेशी के हवाले से इख्तियारात सौंप दिए। उस पर उन्होंने कहा कि जी जब अद्वियात कोई भी मेडिसिन कंपनी जब दवाई तैयार करती है तो जब एक रेट जारी करती है तो दूसरी कंपनी जब वही मेडिसिन तैयार करती है तो वो कहती है कि मेरी अद्वियात जो है वो ज़्यादा मार्केट में फ़रोख्त होनी चाहिए। उसके लिए आपस में जब इनका कंपटीशन होगा तो ये अद्वियात की कीमतें जो है वो कम रखेंगे ताकि हमारी मार्केट में ज़्यादा सेल हो। मगर मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम जो है वो कामयाब नहीं हो सका। ये जो निज़ाम था ये मुतासिर हुआ है और इसका खुमियाजा जो आम मरीज़ को भुगतना पड़ा है। अभी पिछले दिनों मैंने ख़बर दी है, पिछले हफ्ते गालबन ये शुगर के मरीज़ों के वाले से इंसुलिन, अच्छा इंसुलिन जो है वो मार्केट में शॉर्ट है। जो अद्वियात साज कंपनियाँ यहाँ पे अद्वियात बना रही थी अब उनकी पहुँच पे वो कहते हैं कि हमारी पहुँच से वो दूर होती जा रही हैं। कुछ अद्वियात साज कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने जो उनके दवा खाने थे, अद्वियात साज कंपनियों की फैक्ट्रियाँ जो थी उन्हें वो यहाँ से ख़त्म कर ली कि इतने अद्वियात महंगी जो है वो ज़ाहिर बात है मटेरियल पीछे से महंगा आ रहा है, वो उस मुनासिब से वो मार्केट में अद्वियात फ़रोख्त नहीं होती, फिर मसाइल का सामना करना पड़ता है। इंसुलिन मार्केट में शॉर्ट है, मिलती नहीं है, मगर फिर भी आए रोज़ कीमतें उनकी बढ़ती रहती है। और ये कोई कीमत को 5, 10, 15, 20 रुपये नहीं बढ़ती, ये कीमत 400 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये बढ़ रही है। और एक शुगर का जो मरीज़ है सरकारी अस्पतालों में मुयसर नहीं है। पहले ये होता था कि सरकारी अस्पताल में कोई भी मरीज़ अगर इंसुलिन लेने के लिए गया है, या मिसाल इंसुलिन के इसलिए दे रहा हूँ कि इंसुलिन एक महंगी कॉस्ट है, बिल्कुल इसी तरह से। और मरीज़ हर तीसरा चौथा जो शख्स है, पाँचवा छठा शख्स है, वो घर में अगर आपके 6 अफराद हैं, 6 में से एक शख्स को जो है शुगर बिल्कुल, और आजकल शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब वो सरकारी अस्पताल में जब जाते हैं तो वहाँ पे इंसुलिन मुयसर नहीं होती, अगर मिलती भी है तो प्रोटोकॉल टाइप लोगों को मिल रही है, अगर वहाँ से किसी मुस्तक को मिले तो वो इतनी लिमिट उनकी नहीं होती। डेली के उन्होंने रेशो रखी हुई है सरकारी अस्पताल वालों ने कि हमने 40 या 50 मरीज़ों को इंसुलिन देनी है, मरीज़ आ गया 250,
50 मरीज़ लेके 200 मरीज़ वो पीछे महरूम रह गए शुगर की इंसुलिन लेने के लिए। अब वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पे जाते हैं, वहाँ पे महंगी होती है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती है। वो फिर क्या होता है, वो मर्ज़ बढ़ता है। जब वो मर्ज़ बढ़ता है तो मरीज़ को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ये होता था कि ड्रैप बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी करती थी। उसके बाद अद्वियात की कंपनियों अगर कीमतें ड्रैप की मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ाती थी फिर तो ठीक था। अगर वो ड्रैप की मर्ज़ी की बगैर कीमतें बढ़ाते थे तो ऐसे में ड्रग एक्ट 1976 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती चेक एंड थी। बैलेंस का क्या तरीका अब चेक एंड बैलेंस क्या होगा, जब उन्होंने इख्तियारात ही उन्हें सौंप दिए हैं तो इस वक्त फ़िलहाल अगर मार्केट में कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो जैसे अक्सर औक़ात हम ख़बरें को जिक्र करते रहते हैं कि फ़लानी चीज़ मार्केट में शॉर्ट होगी, मरीज़ों को मुयसर नहीं है, तो उस पर फिर जो मुतल्लिक़ा अद्वियात कंपनी या मैन्युफैक्चर या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे मुतल्लिक़ा जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं या महकमा सेहत के अफसरान होते हैं वो उससे रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि यह फ़लानी मेडिसिन जो है वो मार्केट में क्यों शॉर्ट है, इसकी क्या वजूहत हैं। फिर उन्हें बताया जाता है, हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर रोज़ाना की बुनियाद पर सर्वे कर रहे होते हैं और इनके पास स्टॉक के हवाले से भी कि अगर कोई भी मेडिसिन कंपनी अगर अद्वियात बनाती है तो वो यूँ ही नहीं कि वो बनाती है और बेतुकी बना देती है, जब वो बनाती है और कितनी तादाद में बना रही है उसके लिए भी चेक एंड बैलेंस जो थी वो मुतल्लिक़ा उस इलाके का जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है जो उस फैक्ट्री को चेक कर रहा होता है उसके पास पूरी लिस्ट आ रही होती है। उस मेडिसिन कंपनी ने कितनी मिकदार में अद्वियात बनाई और उसने कहाँ कहाँ वो तकसीम की, किस किस डिस्ट्रीब्यूटर को उसने अद्वियात किस किस मिकदार में दी, उसकी तफसीलात भी मुतल्लिक़ा जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनके पास होती है। फिर वो मुतल्लिक़ा मेडिकल स्टोरों में जाते हैं तो आए रोज़ इस तरह के जो अद्वियात के हवाले से कभी शार्टेज और कभी महंगाई और कभी अद्वियात की कीमतें बढ़ना, ये मरीज़ों के लिए जो है वो मुश्किल का बायस है। देखें, डॉक्टर कहते हैं, या एक सिंपल सी बात है, आप अगर सुबह के टाइम 2 रोटियां खाती हैं, 2 के बजाय अगर 1 खाएंगे तो गुजारा हो जाएगा। सारे दिन में आप 6 रोटियां खाती हैं, 6 में से आप 3 खा लेंगे तब भी आपका गुजारा हो जाएगा। अगर आप दवाई एक टाइम की मिस करते हैं तो वो फिर मर्ज़ जो है वो इस तरह से कंट्रोल नहीं हो पाता जिस तरह से उसे कंट्रोल होना चाहिए, फिर क्या होता है वो बढ़ता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हेल्थ के मसाइल के हवाले से बात करें, आजकल बीमारियां फैल भी बहुत जल्दी रही हैं। हम देख रहे हैं डायरिया है, दीगर जो बीमारियां हैं वो इंसान को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रही होती हैं। तो ऐसे में अद्वियात की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इनकी कीमतों का तयन नहीं किया जा रहा। ये यकीनन केमिस्ट और ड्रग्स एसोसिएशन के लिए तो एक मसला ही है, लेकिन एक आम इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए भी ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ड्रग्स एंड एसोसिएशन के मिसाल के हवाले से फ़र्दर भी बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कीमत जाइए हमारे साथ भी। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट एंड केमिस्ट, ड्रग्स एसोसिएशन के मसाइल क्या हैं और इनके मसाइल जो हैं वो डायरेक्टली आवाम के साथ लिंक कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर अद्वियात बनेंगी, कीमतें कम होंगी, तभी एक आम शहरी को डायरेक्टली फ़ायदा होगा। तो फ़ारूक आज़म साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर फार्मासिस्ट के मसाइल के हवाले से बात करें, ड्रग्स एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से बात करें, वो कौन से मसाइल हैं जो कि डायरेक्टली किसी भी आम शहरी की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो गए? सबसे बड़ा मिसाल तो रेट का है ना, जो डायरेक्ट खरीदार में पड़ता है, जिसने इस्तेमाल करनी होती है। हमने चीज़ महंगी ली, जो चीज़ 100 रुपये की थी उसका रेट 500 हो गया, हमने 500 की लेकर आगे सेल कर दी। लेकिन जो गरीब या मरीज़ वो उसकी पहुंच नहीं इतने अमाउंट पे कर सके जाने से, क्योंकि उसका अब जो हालात मुल्क के जो सूरत हालात गरीब से गरीब तरफ बेचारा होता जा रहा है, उसके दवाई खाना लेना बहुत बड़ा मुश्किल मसला बनूंगा। बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद मेडिसिन जो है ना, ये सेंसिटिव इशू है, ये आम मामला नहीं छोटा मोटा। इसके तल्लक बड़ी अच्छे तरीके से दुकानदारों को उसकी मेंटेनेंस, उसकी कूलिंग, सारा कुछ देखना पड़ता है फार्मेसी वालों को। फिर जो महकमे का, वो भी महकमे भी हर दुकानदार को हर चंद दिन बाद चेक करता है। बिल्कुल इसी तरह से भाई कहाँ कोई लीकेज ना हो, कहाँ किसी जगह कोई मामला ख़राब ना हो। अब एक कल खबर मैंने देखी है, वो तस्दीक किए बगैर मेरे भाई ने किसी ने चलवा दी भी, फैसलाबाद में जाली पैडी। मैं एज ए सदर दावे से कह सकता हूँ, फैसलाबाद की मेडिसिन मार्केट में कोई भी आइटम जाली नहीं होगी। किसी भी वक्त कोई भी इदारा, कोई भी एजेंसी आकर कोई भी दुकान चेक करनी चाहिए तो मैं आप साथ जाकर चेक करवा दूँगा। ये एक अगर पाकिस्तान का निज़ाम है ड्राइव का, अगर किसी भी लेबॉर्ट्री में कोई आइटम किसी कंपनी का सैंपल उसका फेल हो जाए, फिर वो उसका लेटर इशू होता है पूरे पाकिस्तान में, ये फ़लाँ कंपनी की फ़लाँ आइटम का फ़लाँ बैच
वो स्पोरियो हो गया, लिहाजा उसको अगर मार्केट में किसी का पास है तो उसको उठा ले, कंपनी वापस ठीक है, उठा अभी ले। आपने जिस तरह से कहा कि ये बात आप 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि फैसलाबाद में कोई भी अद्वियात जो हैं वो जाली नहीं है, तो टेस्टिंग का किस तरह से अमल होता है, किस तरह से मेक श्योर किया जाता ड्रग है? एंड स्टेटस सामान हर दूसरे तीसरे बाज़ार में आते हैं, मुख्तलिफ आइटमों के सैंपल लेते हैं बाकायदा फार्म 4 नंबर पे, उसके बाद फिर उनको लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, लेबॉर्ट्री में उसकी टेस्टिंग होती है। तो मेरे ख्याल में फैसलाबाद होलसेल मार्केट का मेरे ख्याल में कोई सैंपल ऐसा नहीं मुझे नजर आया जो कभी फेल हुआ हो, जहाँ किसी के पास कोई चीज़ 2 नंबर बंद हुई हो। बिल्कुल सही। इसी तरह से ड्रग एंड स्टेटस आप तो डेली मार्केट में आते हैं बिला नागाई, हफ्ते में शायद ही कोई 1-2 दिन हो जब ना आए, वो भी अगर लाहौर गए हो या फैसलाबाद कोई मीटिंग ज़रूरी हो, वरना फैसलाबाद हर दुकान पे दूसरे तीसरे दिन हर दुकान को चेकिंग करते हैं, देखते हैं। लिहाजा मेडिसिन मार्केट जो होलसेल है ना, तो माशाल्लाह वैसे भी पूरे पाकिस्तान में जो मेडिसिन है ना, इसका काम अच्छे तरीके से लोग करते हैं। ये जान का मामला है, इंसानी जान का मामला है। बिल्कुल इसी तरह से जाहिर सी बात है, अगर एक जाली अद्विया जो है किसी भी इंसान की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डाल सकती है। ज़्यादातर यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप हेल्थ बीट को काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं, फैसलाबाद में अद्वियात की क्या सूरत हाल है, किस तरह से इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि यहाँ पर कोई जाली अद्वियात ना हो? देखें, जब मेडिकल स्टोरों के विज़िट किए जाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर विज़िट करते हैं, तो जो मेडिसिन जिनका लाइसेंस है, मुख्तलिफ ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो कि बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं, वो मुख्तलिफ गली मोहल्लों में, चौराहों में और मुख्तलिफ जो शहर की शाहराहें हैं वहाँ पे चल रहे हैं। और वहाँ पे जब हम रेड करते हैं महकमा सेहत की टीम के साथ, जिसे ड्रग स्क्वाड भी कहा जाता है, तो वहाँ से हमने अक्सर औक़ात जाली मेडिसन या फिर इसके साथ एक्सपायर मेडिसिन वहाँ पे मौजूद होती हैं। और इसके साथ वहाँ पे फार्मासिस्ट, जैसे नारू साहब जिक्र कर रहे थे कि मेडिसिन कोई आम कारोबार नहीं है, ये एक लफ्ज़ है, मगर इसमें अगर देखा जाए तो बहुत अहम बात है ये कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को कोई और मुतबादल मेडिसिन दे दें जो कि उसकी जान जा सकती है या वो किसी बीमारी में घिर सकता है। मिसाल के तौर पे आप किसी एक लैब में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अपना सैंपल करवाते हैं हेपेटाइटिस बी सी का, एक लैब कहती है आपका सैंपल पॉजिटिव है, आप मेडिसिन खानी शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर वही सैंपल आप किसी दूसरी लैब से करवाएंगे तो वहाँ से उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। अब मरीज़ परेशान हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, किसकी रिपोर्ट ठीक है और किसकी रिपोर्ट गलत है। फॉलो किया जाए। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद शहर का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, निजी अस्पताल है, प्राइवेट तौर पे चल रहा है। वहाँ पे मेरा एक दोस्त गया है अपनी सिस्टर की डिलीवरी के लिए ब्लड देने के लिए। जब वो ब्लड देने के लिए गया है तो उस अस्पताल में उसने मेरा टेस्ट करवाए हैं, तो उसे HIV यानी कि एड्स उसे पॉजिटिव आया। सही। वो बहुत परेशान हुआ, उसने मुझसे डिस्कस की कि अज़ादार यार HIV मेरा पॉजिटिव आया, मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता। और कहता है कि HIV मुझे पॉजिटिव हुआ कैसे, ये भी नहीं मुझे पता। बहुत परेशान। तो मैंने कहा यार आपने सिर्फ एक लैब से करवाया है जो कि प्राइवेट अस्पताल की थी, आप ऐसा करें, आप किसी एक मुस्तनद इदारे से हम जाके करवाते हैं। हमने फिर मुस्तनद लैब से जो थी वो जब हमने उसके टेस्ट करवाए तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगेटिव निकला और बहुत खुश हुआ, ऐसे खुश हुआ जैसे उसने नई ज़िंदगी देख ली। जाहिर सी बात है। तो ये एक चीज़ ऐसी होती है कि जो हमारी किट्स वगैरह हैं जो कि मुख्तलिफ लैब में चल रही हैं, उनका चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। अगर वो गैर मियारी होंगी, अक्सर बात ऐसे होता है कि मरीज़ एक जगह से सब टेस्ट करवाता है, वो दूसरी जगह से टेस्ट नहीं करवाता, उसकी तस्दीक नहीं करवाता, वो दवाई खाना शुरू हो जाता है। वो जब दवाई खाता है होता सेहतमंद है, मगर दवाई खाने से उसे साइड इफ़ेक्ट होने शुरू होते हैं और वो जो है वो उल्टा बीमार हो जाता है, एक तंदुरुस्त। इसलिए ये सारी वाक़या स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि जो नारू साहब ने बात की है ना कि ये मेडिसिन कोई आम चीज़ नहीं, ये वाकई एक अहम टॉपिक है और इंसान की जान जा भी सकती है और इंसान की जान बच भी सकती है। बिल्कुल सही। जो आपने सवाल किया मेडिसिन के हवाले से कि जाली, और जहाँ पे जाली होती है उनके ख़िलाफ़ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। इसके साथ साथ ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री सैंपल भिजवाए जाते हैं। फैसलाबाद में वाक़या गुलाम मोहम्मदाबाद में लैब बनाई गई है। उसके बाद केसेस जो है वो ड्रग कोर्ट में भिजवाए जाते हैं और ड्रग कोर्ट में हमने पिछले दिनों खबरें भी दी है, 5-5 करोड़ रुपये जुर्माने भी ड्रग कोर्ट की जानिब से जाली अद्वियात रखने पर, ज़्यादुल मियाद अद्वियात रखने पर ड्रग कोर्ट की जानिब से जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन ड्रग कोर्ट, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर 5-5 करोड़ रुपये जुर्माने
और कई कई साल की सजाएं जो सजाएं है, भी साथ होती है। हाँ, वो मुल्ज़मान को बिल्कुल सुनाई इस गई चीज़ पे तो हैं। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। महकमा सेहत पंजाब जो है ना, पंजाब में मेडिसिन के मतलब बहुत कोशिश करती है कि जहाँ कोई गलत काम ना हो। ड्रग इंस्पेक्टरों को हर तीसरे दिन कोई ना कोई लेटर आया होता है, ये फलां चीज़ चेक करें, वहाँ चेक करें, वहाँ चेक करें, और ड्रग इंस्पेक्टर साहबान चेक करते हैं। इस वजह से बहुत सारा कंट्रोल महकमे का है इस शोबे पे। बाकी शोबे से ज़्यादा कंट्रोल महकमा सेहत का, हेल्थ का है। हर डिवीज़न में ज़्यादा ड्रग इंस्पेक्टर है, वो हर रोज़ विज़िट कहीं ना कहीं करते हैं। कभी अकेले आते हैं, कोई टीम आकर आती है, कभी लाहौर टीम आती है। अच्छा, जो 2 नंबर मेडिसिन शेयर करनी ये नामुमकिन है, मुमकिन नहीं सही। है ये। बिल्कुल इस चीज़ पे तो मैं समझती इस हूँ कि पे- ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी बिल्कुल, होना बिल्कुल। चाहिए, एहतसाब भी कड़ा जी होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। बाकी दूसरी बात जो हम हमारी मार्केट में एक एसोसिएशन है, उसके एक बॉडी है, मेम्बरान है, बाकायदा हर माह अजलास होता है। अगर कोई हमारा मामला हो उस पर डिस्कस करते हैं। महकमे के साथ मामला हो, हम महकमे के साथ डिस्कस करते हैं, ये फ़लाँ काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हम भी उनसे तावन करते हैं, वो भी हमसे तावन करते हैं। अगर कोई अब सलाब का मामला हुआ, सलाब में 2 दफ़ा हमने ड्रिलेशन महकमे को दे दिया, सही। मेडिसिन के ड्रेशन। पहले महकमे ने हमें कहा भी ड्रेशन थे, हमने दिए। अब दोबारा फिर हमें लेटर आया भी ड्रेशन चाहिए ज़्यादा मकदार में। हमने ज़्यादा मकदार में ड्रेशन जो महकमे को डिलीवर किए पिछले हफ्ते। सही। तो मेडिसिन मार्केट तो हर शहर के हर मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। बिल्कुल, और ज़ाहिर सी बात है अगर फ्लड की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो ये बहुत मुश्किल टाइम है, इसमें सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। ड्रग्स एसोसिएशन की जानिब से भी अगर या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की जानिब से भी कीमतों के अगर तयन किया जा रहा है तो वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए जो कि एक आम शहरी अफोर्ड कर सके। अब अगले हफ्ते हमारी एक टीम जाएगी किसी मखसूस इलाके में, वहाँ हम राशन भी लेकर जाएंगे और नगद कैश भी लेकर जाएंगे, और हम खुद डिलीवर करेंगे, किसी के हवाले नहीं करेंगे, किसी तंजीम या किसी इदारे के हवाले नहीं करेंगे। वो हम खुद डिलीवर करना। हमारी मार्केट के मौजूद 5-7 दोस्त जाएंगे, वो साथ अपना मटीरियल लेकर जाएंगे, वो खुद जाके जहाँ जो हकदार होगा ना वहाँ जाकर सप्लाई जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हम सब लोगों की ड्यूटी होती है कि जब हम हमारे भाई है परेशान, हम उनकी परेशानी में बराबर के शरीक हैं। हम उनकी परेशानी को कम करने की जितनी कोशिश कर सकते करनी चाहिए हमें, और कर भी रहे हैं, इंशाल्लाह ताला करें, मज़ीद भी करेंगे। बिल्कुल, अल्लाह ताला सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो इस मुसीबत से इस वक्त दो चार हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और मुखैर हजरात जो हैं वो तो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले ही रही हैं। बस तीसरी बात जो लाइसेंस की ना, जो अगर कोई कहे ना फलां मेडिकल स्टोर लाइसेंस के बगैर, वो अब नामुमकिन है। सही। अब लाइसेंस ऑनलाइन सारा प्रोग्राम। अच्छा, ये जो लाइसेंस जारी किया जाता है मेडिकल स्टोर को, इनका तरीक़ाकार क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं? टाइम बहुत थोड़े टाइम में लाइसेंस जारी हो जाता है। उसकी एक फ़ाइल तैयार होती है, फ़ाइल तैयार ठीक है। होकर अपलोड होती है महकमे की वेबसाइट पे। 3-4 दिन बाद मुतलका ड्रग सेंटर के पास फाइल आ जाती है, वो आकर दुकान चेक करता है, वो मौके पे मोबाइल पे ऐप पे उसको सिलेक्ट कर देता है। दूसरे तीसरे दिन लाइसेंस आ जाता है। लाइसेंस का तरीकाकार बहुत आसान में गवर्नमेंट बनाया हुआ, और बड़ा अच्छा तरीके से बनाया हुआ है। दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, कहीं जाना नहीं पड़ता, खराबी नहीं करनी पड़ती। और हर दुकानदार जो दुकान काम करता है पहले लाइसेंस लेता है, फिर काम करता है। लाइसेंस के बगैर काम करना नामुमकिन है। सही, और इस पे वाकई इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। भी अगर नहीं एक चाहिए। फार्मासिस्ट है उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, वो किस तरह से किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए कोई ये मेडिसिन जो लाइसेंस की है कैटेगरी है, मेडिकल स्टोर का अलग, फार्मेसी का अलग, ये कैटेगरी है लाइसेंस की। वो जगह के तयन के हिसाब से, अगर दुकान छोटी है उस पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनता है, अगर जगह 100 स्क्वायर फुट से 140 स्क्वायर फुट से ज़्यादा उस पर फार्मेसी का लाइसेंस बनता है। सही। ये कैटेगरी है, लेकिन निज़ाम लाइसेंस पाने का बेहतर अच्छा है। ठीक है। अच्छा राना, होल सेल के हवाले से बताएं कि होल सेल के हवाले से किस तरह ये लाइसेंस जारी होता है, इसके लिए कोई लायदा से है या नहीं, लाइसेंस सारा तरीका सभी का एक ही है। मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों लाइसेंस का तरीका एक ही है। और इनमें टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं टाइम भी होता, ज़्यादा नहीं इट्स लगता। जस्ट अ वेरी क्विक प्रोसेस। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते में लाइसेंस मुकम्मल प्रोसेस हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर ड्रग्स एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से बात करें, बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनका तयन करना और जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ हुकूमत की जानिब से ताउन तो किया जा रहा है, लेकिन जो कीमतों की प्राइस है ये एक बड़ा मसला नज़र आ रहा है। मेडिसिन इंडस्ट्री के और भी क्या क्या चैलेंजेस हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त को एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। अब बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। बहुत ही ख़ास दिन होता है और इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। आपके आसपास के लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा हंसी खुशियाँ बांटें अपनी सालगिरह के दिन। तो आज आपकी सालगिरह जो है वो हम सिटी एट 10 में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी बर्थडे के हवाले से बर्थडे डेट और क्लिप हमें शेयर करना पड़ेगा। आज मोहम्मद बेग जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। तो सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात कर रहे थे ड्रग्स एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से, मेडिकल स्टोर्स के हवाले से जो लाइसेंस इशू होते हैं उनका क्या तरीक़ाकार होता है। ब्रेक पे जाने से पहले इस हवाले से बात कर रहे थे। ज़्यादा यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे मेडिकल स्टोर्स हो गए, हमारी अद्वियात की क्वालिटी चेक करने के हवाले से ड्रग्स इंस्पेक्टर्स के विज़िट्स आप फैसलाबाद में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 4 टाउन है, चारों टाउन में एक एक ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पे तैनात किया गया है, जो कि अपने टाउन को वक्तन फ़वक्तन विज़िट करता रहता है। सुबह के टाइम आते हुए चेक करते हैं, शाम को जाते हुए चेक करते हैं, और आए रोज़ कोई ना कोई नया मेडिकल स्टोर मुतलका टाउन में बन रहा होता है, और उसके फिर जाके चेक उसे किया जाता है, उसकी तस्वीर वगैरह बनाई जाती हैं और उसे बाकायदा तौर पर फिर पास किया जाता है। और उसके बाद फिर रेड वगैरह भी करने होते हैं, जैसे नारू साहब ने बताया कि दूसरे तीसरे दिन उनके नुमाइंदे आके विज़िट करते हैं, और कुछ अद्वियात ऐसी जिसके ऊपर उन्हें शक हो कि ये जो है वो स्पूरियस हो सकती है, जाली हो सकती हैं, उनके वो सैंपल लेते हैं और सैंपल लेकर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री फैसलाबाद भिजवाते हैं, और उसके बाद रिपोर्ट मौसूल होती है। अगर तो वो पता चल जाए कि यह वाकई ही फ़ेक है तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। फिर ड्रग कोर्ट में जो है वो कार्रवाई इसके ऊपर शुरू होती है। तो इसलिए विजिट तो है ड्रग इंस्पेक्टर वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमारी टीम सिटी 41 की गई है, और CEO हेल्थ से साथ 3-4 ड्रग इंस्पेक्टर थे जी, 4 टाउन का ड्रग इंस्पेक्टर साथ थे और CEO साहब भी साथ थे। CEO साहब साथ थे, और इन्होंने पूरे मुख्तलिफ इलाकों में जाके विज़िट किया है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और शामिल कर दूँ। चंद साल पहले जो मेडिकल स्टोर होता है उनकी पोजीशन अच्छी नहीं से होती है, शीशा नहीं से लगा हुआ था, रैंक भी अच्छे नहीं से होते, मिट्टी डस्टी होता था। लेकिन अब आप किसी भी फार्मेसी आज अच्छी से अच्छी फार्मेसी, और उनके अंदर सफाई का निज़ाम, कूलों का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से है। पहले ऐसे नहीं होता था। वो महकमा काम करता है, हर दुकान को जाता है, चेक करता है, कहीं भी कोई थोड़ी सी गुंजाइश है वो उनको कहते हैं ये इस चीज़ ठीक है, ये भी ड्रग इंस्पेक्टर के अंडर ये सर्विसेज आती हैं कि मेंटेन करना कि वहाँ पर फैसिलिटेशन किस तरह से। माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ बड़े अच्छे तरीके से बड़े साफ़ सुथरा काम कर रही हैं। अब तो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर निज़ाम चल रहा है। सही। ये लाइसेंस के हवाले से भी फ़ारूक आज़म साहब बताइएगा कि इनकी मुद्दत कितनी होती है? पहले 2 साल होती थी, अब 5 साल हो गई है। ठीक है। जब आपका लाइसेंस एक दफ़ा बन जाएगा फिर 5 साल बाद दोबारा आपको रिन्यू करना पड़ेगा। वो 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन का प्रोसीजर होता है, हो जाता है उसका। ठीक है। और अगर किसी मेडिकल स्टोर पे पता चल गया है कि इन्होंने लाइसेंस के बगैर ये मेडिकल जो स्टोर है ओपन किया या फार्मेसी ओपन किया, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई का तरीकाकार वो क्या होता है? महकमे वाले फौरी तौर पर सबसे पहले उस दुकान को सील करते हैं, फिर उसके खिलाफ बाकायदा चलान करते हैं। वो चलान ड्रग कोर्ट में जाता है, उसको जुर्माना होता है। लाइसेंस के बगैर काम करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल मसला है। अब ये फैसलाबाद में या पंजाब में बहुत ही मुश्किल मसला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस पे चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा ये भी बताइएगा कि मेडिसिन इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, मेडिसिन इंसान की ज़िंदगी के लिए एक नेमत भी है, तो मेडिसिन इंडस्ट्री के बीइंग अ हेल्थ रिपोर्टर आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? देखिए, अभी पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पिछले हफ्ते गालबन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जी जो पेशेंट आपके पास एमरजेंसी में या शोबा अंदरूनी मरीज़ा यानी कि इंडोर में जो पेशेंट आपके पास ज़ेर इलाज हैं, अगर वो डिस्चार्ज होते हैं तो डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें आपने अद्वियात फराहम करती हैं। अद्वियात के बगैर आपने उन्हें जाने नहीं देना। अब देखें, पहले ऐसे होता था कि एक पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टरों ने उसके ऊपर स्लिप के ऊपर से मेडिसिन लिख के दी। अब उसने जो है वो स्लिप ली और प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे गया, वहाँ पे जाके उसने वो दवाई ख़रीदी 2000, 3000, 5000 की, और घर चला गया। अब सरकार ने कहा है कि आपने अद्वियात मरीज़ को दे के भेजना है। ठीक है। और इसके लिए इन्होंने SOP ये की है कि आपने पेशेंट जो है वो सुबह के औकात में डिस्चार्ज करना है, और ज़्यादातर होते भी सुबह के वक्त हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि सुबह के वक्त प्रोफेसर आज़ाद होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो जब विज़िट करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन जो है बेहतर है, तो वो फिर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट जो है वो OPD की स्लिप बनवाएगा,
वो ठीक है। डिस्चार्ज स्लिप होगी और ओपीडी की स्लिप होगी, उसके ऊपर अद्वियात लिखी जाएंगी और वो फिर ओपीडी की फार्मेसी से जो है वो अद्वियात हासिल कर सकता है। या फिर इसके साथ शोबा अंदरूनी मरीज़ा में जो फार्मेसियाँ बनाई गई हैं वहाँ से भी मरीज़ जो है वो अद्वियात किसी तरीके से जो है वो ले सकता है अपनी डिस्चार्ज स्लिप दिखा के। इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। हुकूमत का कदम जो है बहुत अच्छा है, बहुत ही अहसन है। अब इसमें डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं कि पेशेंट शाम के औकात में भी डिस्चार्ज हो सकते हैं और रात के वक्त में भी बिल्कुल डिस्चार्ज इसी होता तरह है, से। जो कि बहुत कम है, ज़्यादातर होते सुबह के वक्त है। मगर यह है कि एक मरीज़ अगर रात के वक्त डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे भी मेडिसिन से जो है मुस्तफ़ीद होना चाहिए, तो उसे रात के वक्त ही मेडिसिन फराम कर देनी चाहिए। इसलिए शोबा अंदरूनी मरीज़ा में वाक़ जो फार्मेसी है वो 24-24 घंटे खुली रहनी चाहिए। होता यह है कि एक वार्ड की मेडिसिन होती हैं, एक ठीक है। वार्ड में जिस मरीज़ को पेशेंट को दवाइयाँ लगनी होती हैं डॉक्टर वो लिख के देते हैं। जब मुकम्मल एक शिफ्ट डॉक्टरों की विज़िट कर लेती है तो वो चार्ट के ऊपर जो दवाइयाँ लिखी होती हैं वो ऑफिस बॉय जो वार्ड बॉय है वो चार्ट लेकर जाता है और चार्ट लेकर मेन स्टोर में जाता है। मेन स्टोर से वो दवाइयाँ अपनी ट्राली में रख के ठीक है। पूरी अपनी शिफ्ट की ले आता है कि ये मरीज़ों को अद्वियात लगने हैं। फिर उसके बाद स्टाफ नर्स जो है वो अद्वियात लगाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी है। अब अस्पतालों में निज़ाम बहुत अच्छा पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। आपको बिल्कुल जाहिर सी बात है, हेल्थ केयर पे मैं कहती हूँ कंप्रोमाइज़ नहीं होना जी, चाहिए और बिल्कुल, ख़ास किसी तौर सूरत पे पे नहीं होना आम चाहिए। इंसान है, अगर उसे ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात में देखना पड़े तो एटलीस्ट हेल्थ जो निज़ाम है जब वो हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर्स का रवैया अच्छा हो, वहाँ पर स्टाफ जो है मौजूद हो, अद्वियात की फरामी हो, तो ये एक चीज़ें जो है ना वो पेशेंट्स के लिए लाजमी होनी चाहिए। अब मैं भी पिछले दिनों से कुछ अब हम देख रहे हैं काफ़ी सख्ती हो चुकी है और ये सख्ती मैं समझता हूँ कि मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। इससे ये हुआ है कि अगर कोई मेडिसिन जो सरकार दे देती है मुख्तलिफ अमराज की, अब निम्स है मिसाल के तौर पर दर्दों के लिए बुखार के लिए इस्तेमाल होती है, पैनाडोल, ब्रूफन, ये वो अगर आप एक मेडिसिन रखें बजाय इसके कि अगर एक मर्ज़ की कुछ सैकड़ों मेडिसिन होती हैं, जी ठीक है, बिल्कुल अब वो डॉक्टर जो है वो कहता है नहीं आपने ये इस्तेमाल करनी है, हालांकि अफाका जो है वो उससे भी हो सकता है। फिर अब सरकार कहती है कि अब निगरान सेटअप में मॉडल फार्मेसियाँ जो थी वो डिक्लेयर कर दी गई थी टीचिंग अस्पतालों में, अलाइड में कर दी गई थी और अद्वियात की जो तादाद थी वो 114 इकसाम की अद्वियात वहाँ पे दे दी गई थी सही। कि आपको 114 इकसाम की अद्वियात दे दी गई और ये बहुत बड़ी तादाद है। अब तकरीबन अलाइड 2-1 में मुझे पिछले दिनों टेक्नीशियन और डिस्पेंसर हज़रात ही बता रहे थे अब तकरीबन 34 के 35 इकसाम की अद्वियात मिल रही हैं। ठीक है। अब डॉक्टरों को पाबंद बना दिया गया है कि आपको जो लिस्ट दी जा रही है आपने इस लिस्ट से हट के दवाई नहीं तजवीज़ करनी। अगर आप इस लिस्ट से हट के दवाई तजवीज़ करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की कार्रवाई होगी, जी, जाएगी बिल्कुल और ऐसे। आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब उससे ये हुआ कि डॉक्टरों ने बाहरी प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की अद्वियात तजवीज़ करना बंद कर दी। अब उन्हें ख़तरा है। कभी कभी तो ज़्यादातर मैंने ये भी पेशेंट्स को मसला देखा था कि डॉक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट मेडिसिन लिख देते होते थे और वो मेडिसिन किसी स्पेसिफिक एक स्टोर से मिल रही होती थी, जिसकी वजह से जब वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती थी पेशेंट्स बेचारे ख़वार होकर रह जाते अच्छा, कल मैं और फसी नकवी हमारे रिपोर्टर हैं, उनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी तो मुझे कहने लगे कि ये अदादार मेरी ना वालदा की ना तबीयत ख़राब है और हम फ़लाने डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं तो दवाई इसकी वहाँ से मिलेगी। मैंने कहा वहाँ से क्यों मिलेगी भाई, कहीं से ले लो। उन्होंने कहा जी हमने पूरा पंजाब पूरा फैसलाबाद फिर लिया है, वो जो मुतलका डॉक्टर साहब दवाई लिख के दे रहे हैं ना वो सिर्फ उनके क्लिनिक में वाक़या जो स्टोर है फार्मेसी है वहीं से मिलेगी। और हम फिर वहाँ काफ़ी दूर सफ़र करके गए और फिर उसके वालदा की जो दवाई थी वो इस मखसूस फार्मेसी से लेके आए। यानी कि अभी भी इस तरह का माफिया ये मौजूद मामला अभी है, ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये मरीज आता है बेचारे, दवाई लिखी होती है और पता नहीं क्या लिखा होता है और मरीज घूमता परेशान, जी यही मैंने लेनी है। अगर हम मरीज को कहते हैं ना भी इसकी जगह आप ये लेना, अच्छी कंपनी के अल्टरनेटिव लेना, मरीज के जहन बता नहीं ये डॉक्टर साहब जो लिखे ना यही मेरी बोला मैं इसी से ठीक फारूक होगा। साहब ये ना डॉक्टर्स ने कॉन्सेप्ट बना दिया होता जी, है जी, कि बिल्कुल। पेशेंट को कि यही मेडिसिन जो है यही आपने मेडिसिन यूज़ लेनी करनी है, जी, इसका जी। अल्टरनेट नहीं बस आप वो यूज़ कर कंपनी का गांठ चोट है ना डॉक्टरों के साथ, वो उसका खमियाजा भी बेचारे मरीज को ही भुगतना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से, और ये होना नहीं चाहिए। होना मुझे नहीं लगता है चाहिए, ये बिल्कुल इखलाकियात नहीं से होना भी गिरी चाहिए। हुई हरकत है। देखें लैब के वाले से मैं जिक्र करूँ तो मुख्तलिफ डॉक्टर ज़रात हैं मखसूस लैब का कहेंगे कि आपने फ़लानी लैब से जाके जो है वो टेस्ट करवाने हैं, ये भी गलत है, उसके ये गलत चीज़ है। गलत चीज़ है। अब वो मुझे याद पड़ता है जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने सरगोदा में एक गालबन टीचिंग हॉस्पिटल है, फैसल मसूद गालबन उसका नाम है, उसका विज़िट किया तो उन्होंने एक वार्ड का जब विज़िट किया तो 15 से 16 मरीज़ मिले जिन्होंने सिर्फ एक ही लैब के टेस्ट उन्हें तजवीज़ करके दिए थे।
इसमें उन्होंने कहा यार लैब तो यहाँ पे 50, 60, 70 होंगी, मगर एक ही लैब के जो टेस्ट है ये क्यों तजवीज़ करके दिए जा रहे हैं ना। ये हर हस्पताल में मौजूद डॉक्टरों के जहाँ से उनकी कमीशन जुड़ी हुई है, वो अपने मखसूस लैब के ही टेस्ट लिख के देते हैं और वहाँ से जाके जो है वो मरीज़, ज़ाहिर बात है जो किसी डॉक्टर ने लिख के देनी है, अब मरीज़ को नहीं पता कि इस डॉक्टर की इसमें कमीशन है या क्या मसला है क्या नहीं, वो कहते हैं अगर हमने किसी और लैब से करवाई तो डॉक्टर जो है वो रिजेक्ट मरीज से पहले मरीज होता है, वो दिन तौर पे डिस्टर्ब होता है। एक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, एक उसे मेडिसिन की जो फरहमी है वो उस तरह से नहीं मिल रही होती, पे हॉस्पिटल्स के चक्कर पेशेंट काट काट के थक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा मसला है कि ऐसे माफिया को एटलीस्ट हेल्थ सेक्टर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे। अदवियत की कीमतों का तयन ना होना ये भी शहरियों के लिए एक मसला है, और इसके साथ साथ हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनके मसाइल को भी देख रहे थे। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, फार्मेसीज़ जो हैं वो मेडिसिन प्रोवाइड करने का एक ज़रिया भी होती हैं, जहाँ पर मेडिसिन भी मिल रही होती हैं। फ़ारूक आज़म साहब, ये जानना चाहती हूँ कि फार्मेसीज़ जो हैं इनके मसाइल क्या हैं, यहाँ पर क्या क्या इशूज़ आप देख रहे हैं? इशू मसाइल तो हर जगह ही है, हर महकमे ने हर जगह कोई ना कोई चंद एक काली बेड़न लाजमी होती है, लेकिन फार्मेसी मालकान वो खुद अगर ज़्यादा देखभाल करें तो उसका निज़ाम बेहतर होता है, अगर वो मुलाजमा वो छोड़ दें तो फिर उसका थोड़ा सा निज़ाम और ख़राब होता है। बाकी आजकल जो मेन मसला ना मेडिसिन मार्केट में जो 8 बाज़ारों में बिजली का है, सही, ये बहुत बड़ा मसला है। 3 दिन लाइट बंद होती है। अब जो मेडिसिन है फ्रिज आइट में कूलिंग वाले, उनका क्या करें? सही बात। मैं अपना मैंने सोलर भी लगाया हुआ है, यूपीएस भी लगाया, जनरेटर भी रखा हुआ। सोलर पहले लाइट बंद हो जाती है, फिर सोलर चलेगा, सोलर बंद हो जाएगा, यूपीएस चलेगा, जब यूपीएस खत्म होगा जनरेटर चलेगा, जब जनरेटर भी ख़राब हो जाए फिर मैं क्या करूँ? और जाहिर सी बात है इस पर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। इस पे ना मैं गवर्नमेंट को थोड़ा सा होना चाहिए भी, जो 8 बाज़ार मेन मरकज़ फैसलाबाद का 8 बाज़ार मेन मरकज़ है, इसमें बिजली का निज़ाम के मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना चाहिए, इसको निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। एक दिन में 5-5, 6-6 दफ़ा लाइट बंद हो जाती है और घंटों बंद रहती हैं। परसों मुझे पल्ली जो साथ वाली मार्केट से एक दोस्त का फ़ोन आया, 3 दिन हुए हमारी गली में कहता लाइट बंद था। फिर मैंने रब्ता किया एस के वाला से, उनको रिक्वेस्ट की भाई आपकी मेहरबानी ये फौरी ठीक है। खैर उन्होंने आधे घंटे में लाइट ठीक कर दी। लेकिन तो ये लाइन्स की कोई ख़राबी है, क्योंकि जहाँ तक निज़ाम पुराना हो गया, पहले जहाँ घर थे चंद एक, अब हज़ारों दुकानें बन गई है, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, तारें बेसावा, मीटर बेसावा, निज़ाम जरा सारा डिस्टर्ब हुआ। थोड़ी सी बारिश हो जाए, पटाखे बजने शुरू हो जाते, लाइट बंद हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से। तो ये कहीं ना कहीं ये मसला है, लेकिन बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला जी। इस मसले से जाहिर सी बात है मेडिसिन ख़राब होने का भी खदशा है, वो जो मेडिसिन जो कूल प्लेस में रखी जाती है। ज़्यादा यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि हुकूमत जो है वो क्या इकदाम कर रही है आवाम को रिलीफ देने में? हमने देखा है कि जैसे इन्होंने फैस्को के वाले से बताया कि वहाँ पे बेहंगम तारे हैं, और एक अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक खंभा लगा हुआ है तो उसके अगर पोल लगा हुआ है तो उधर देखें सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे मीटर जो है वो लोगों के लगे हुए हैं। और कभी हम आए रोज़ देखते हैं कि वहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट से जो है आग लगी, दुकान में मौजूद जो लाखों रुपए मालियत का जो सामान था वो जलकर राख हो गया। इस तरह के वाक़यात जो है वो होते रहते हैं। अब हुकूमत की जानिब से तकरीब जो मौजूदा हुकूमत है इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर 8 बाज़ारों को बेहतर बनाने के हवाले से फ़ंड मंजूर किया गया है, और अंडरग्राउंड वायरिंग की जाएंगी, और यहाँ पे जो ऑलरेडी फैस्को का जो तफसीली जो निज़ाम चल रहा है इलेक्ट्रिक के हवाले से, उसमें बेहतरी लाने के हवाले से जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो मसाइल इन्हें दरपेश हैं, जैसे अभी पिछले दिनों बारिश हुई है फैसलाबाद में, और बताया जा रहा है कि 180 मिलीमीटर के करीब तकरीबन बारिश हुई है, तो कई इलाजगाहें ऐसी हैं, कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे पानी दाखिल हो गया, कई बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे थे वहाँ पे पानी दाखिल हुआ। हमारे दफ्तर के नज़दीक ही गवर्नमेंट सिटी की डिस्पेंसरी है, 2 दिन यहाँ पे लाइट बंद रही। अब 2 दिन यहाँ पे लाइट बंद रही तो फ्रीज़र भी बंद रहा, फ्रीज़र में वहाँ पे वैक्सीन मौजूद है, पोलियो वैक्सीन मौजूद है, खन्नाक, तशन्नज, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार, इसमें दीगर मौजूद अमराज की वहाँ पे हिफाजती वैक्सीन मौजूद है। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी है, वहाँ पे ना जनरेटर होगा, ना वहाँ पे यूपीएस का इंतज़ाम होगा, ना वहाँ पे सोलर का इंतज़ाम होगा। तो ऐसे में या वहाँ से मौजूद जो हिफाजती वैक्सीन होती है वो दीगर इलाजगाहों में मुंतकिल कर दी जाती है ताकि वो ख़राब ना हो। ये एक सरकार का सेटअप है। मगर जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर या प्राइवेट फार्मेसी हैं, जैसे फ़ारूक आज़म नारू साहब बता रहे थे कि चिन्योड़ बाज़ार में आए रोज़ जो है बिजली के हवाले से 3 दिन बता रहे हैं कि बिजली बंद रही।
अब 3 दिन बिजली बंद रही, जो मेडिसिन वहाँ पे अपनी जो असर थी, जो अपनी अफादियत थी वो खो बैठी, या जो अल्फासी वैक्सीन थी वो अपनी अफादियत खो बैठी। अब जो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी मालिक है उसने कभी भी नहीं कहना कि ये अपना असर खो चुकी हैं या अपनी अफादियत खो बैठी हैं। मरीज़ ने आना है, उसने दे देनी है, क्यों? उसने अपने पैसे कमाने हैं जी। तो इसका नुकसान किसे हुआ? इसका नुकसान मरीज़ को हुआ, इसका नुकसान आम शहरी को हुआ। तो इसलिए हम खुद दुकानदार ना कोशिश करते हैं बिजली का निज़ाम हमारा ठीक रहे। अगर लाइट फेस्को की बंद भी हो जाए ना, सोलर लगवाए हुए हैं, यूपीएस हर दुकानदार ने लगवाया, जनरेटर हर दुकानदार के पास है, लेकिन जब 48-48 घंटे लाइट ना आएगी सारा निज़ाम डिस्टर्ब होगा। जाहिर सी बात है, बैकअप उस तरह से फिर नहीं काम करेगा। बैकअप जो है ना वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलता, वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इस सही। पे जो अब कई फंड मंजूर हुए, अभी काम शुरू नहीं हुआ, तो अल्लाह करे काम शुरू हुए और अच्छा निज़ाम बन जाए, हर काम बेहतर हो जाएगा उससे। बिल्कुल, 8 बाज़ारों में लटकती तारों के मामलात हों या शॉर्ट सर्किट के मामलात हों, ये दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए 8 बाज़ारों का जो इंतजाम हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है। फारूक आज़म साहब, ये भी बताइएगा, अगर हम मेडिसिन इंडस्ट्री के हवाले से बात करें कि कुछ इस्लाहात होनी चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो हुकूमती जानिब से कौन कौन से ताउन आप लोगों को दरकार है? हुकूमत तो गाय बगाए हर मामले को देखती है, उस पर बेहतरी लाने की कोशिश करती है, और जो फैक्ट्री मालकान है वो भी उनसे रिलेटेड रहते हैं, उनकी मीटिंग होती है, मशवरे देते भी हैं, मशवरे लेते भी हैं, उन पर अमल भी आता है। और पंजाब में खासकर इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो उसकी बेहतरी बहुत सारी हो रही है। आप किसी भी फार्मेसी पे चल जाएँ, आपको पैकिंग फार्मेसी की डिज़ाइन तैयारी उसकी बहुत अच्छी नज़र आएगी। सही। जो दुकानदार वो भी कोशिश करते हैं, फैक्ट्री मालकान भी कोशिश करते हैं कि मेडिसिन अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो, उसकी पैकिंग अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी पूरी हो, और गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश करती है, हर किसी ने कोई ना कोई कानून पास करती है बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए। बिल्कुल इसी तरह से है, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ज़्यादा आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेडिसिन इंडस्ट्री को किस तरह से बेहतर बनाया जाए ताकि आम शहरी की तमाम तर मेडिसिन को लेकर ज़रूरियात पूरी हो। देखिए, पहले जब ड्रैब के पास ये इख्तियारात थे कि अगर आप ख़ुद साख्ता कीमतों में इजाफा करेंगे और मुतलका ड्रग इंस्पेक्टर जाके वो कीमतें चेक करेगा, और ड्रैब के कवानीन के बरअक्स या उनके अहकामात के बरअक्स अगर अद्वियात फ़रोख्त की जा रही है, तो ड्रग एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती थी, मेडिकल स्टोर फार्मेसी सील हो जाती थी, तो उनके ऊपर मुकदमात वगैरह दर्ज किए जाते थे। तो दोबारा से मैं समझता हूँ कि ड्रैब को जो है वो इख्तियारात सौंप देने चाहिए, ताकि अद्वियात की कीमतों का जो तयन है वो मेनटेन रहे और उसका चेक एंड बैलेंस हो सके। बिल्कुल इसी तरह से ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अद्वियात का भी, हेल्थ केयर सर्विसेज के हवाले से जितनी भी फैसिलिटेशन मरीजों को दी जा रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो रेट का मामला वो ड्राइव के पास होना चाहिए, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग के पास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया फारूक आज़म नावी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया ज़ादा हुसैन फॉर जॉइनिंग अस दिस प्रोग्राम। ड्रग्स के हवाले से बात हो, अद्वियात के हवाले से बात हो, ये वो तमाम तर चीज़ें जो कि इंसान को डायरेक्टली ज़िंदगी से रिलेट कर रही होती हैं। आई होप सो कि हुकूमत जो है ये ड्रग्स के सिलसिले में दोबारा से इख्तियार दे, ताकि आम शहरी की ज़िंदगी आसान हो सके। यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं किचन आइटम्स के हवाले से। सब्ज़ी, चिकन, दालें, वो तमाम तर चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टली हमारे घर के बजट को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो इनकी कीमतें भी रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल इनमें देख रहे होते हैं। तो आज के भाव में हम जानेंगे कि आज सब्ज़ियाँ और फल किस भाव बिक रहे हैं, तो देखते हैं आज के भाव। हमारे साथ मौजूद हैं फसी नकवी। बताइएगा मौजूदा मार्केट में क्या सिचुएशन देख रहे हैं सब्जियों और फलों की कीमतों को लेकर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमे की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। फल और सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अपनी साबका कीमत पर कायम है, 581 रुपये फ़ी किलो है। अंडे फार्मी 307 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से दस्याब है। आलू कच्चा 81 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। प्याज साबका कीमत 70 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। टमाटर साबका कीमत 135 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अदरक चाइना साबका कीमत 410 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। लहसुन हरनाई 260 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि सब्ज़ मिर्च 95 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। फूल गोभी 170 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि बंद गोभी 110 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। घिया कद्दू 105 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। बैंगन 95, खीरे 77, मटर 255 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। शिमला मिर्च 170 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, और इसी तरह गाजर चाइना 120 रुपये फ़ी किलो पर दस्याब है। अरबी की कीमत जो है वो साबका ही है, 50 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। फलों में देखा जाए तो सेब गाचा 240 रुपये फ़ी किलो है। केला 130 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से दस्याब है। आम चौसा 240 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि अमरूद 85 रुपये फ़ी किलो है। अनार देसी
310 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अंगूर गोला 200 रुपये और जबकि अंगूर सुंदरखानी 300 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में रद्द-ओ-बदल रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गोश्त की कीमत अपनी साबका कीमत पर कायम रहते हुए 581 रुपये फ़ी किलो है। जी, बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करते हैं ऐसी आजमाइश को लेकर जिसमें झंग, चिन्योट और तांदियावाला के तमाम तर इलाके शामिल हैं। हालिया सिचुएशन हम देख रहे हैं कि पंजाब में सैलाब की थी, फ्लड की थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इलाके मुतासिर हुए। चिन्योट में दरियाए चनाब में जब सैलाब की सिचुएशन आई तो DC चिन्योट थे, उन्होंने बड़ी काबिलियत के साथ और सिचुएशन का अंदाज़ा लगाते हुए तमाम सिचुएशन को कवर किया। वैक्यूएशन का अमल हो, रेस्क्यू का अमल हो, रिहेबिलिटेशन का अमल हो, ज़राए इंतज़ामिया ने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और तमाम लोगों को फैसिलिटेशन प्रोवाइड की। मौजूदा सिचुएशन क्या है चिन्योट में सैलाब के हवाले से, रिहेबिलिटेशन का ऑपरेशन किस तरह से जारी है, इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चिन्योट के DC सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सफ़ीउल्लाह साहब आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं वकार साहब आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच वकार घुमन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। DC चिन्योट हमारे साथ मौजूद हैं, वो तमाम शहरी जो कि अपनी ज़िंदगी के मतलब मसाइल हैं, चिन्योट के मतलब मसाइल हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, वो हमें प्रोग्राम में कॉल करें। DC चिन्योट साहब आप लोगों की आवाज़ को सुनेंगे भी और आपके मसाइल हल करने के लिए अहम किरदार भी अदा करेंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सफ़ीउल्लाह साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम चिन्योट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर चिन्योट की कारकर्दगी मिसाली रही है। वैक्यूएशन का अमल हो, रेस्क्यू का अमल हो, हमने देखा है कि तमाम तर चीज़ें वक्ती तौर पे हमने देखा है कि बहुत अच्छे से रही हैं। तो अभी मौजूदा क्या सिचुएशन रही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं हुआ। उसमें जहाँ अल्लाह ताला का करम शामिल था वहाँ थोड़ी बहुत कोशिश हम सब लोगों ने की मिलजुल कर। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास से पानी का रेला गुजर चुका है और तकरीबन तमाम इलाकों में हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। लोग घरों को वापस जा रहे हैं। चंद एक इलाके हैं जहाँ के लोगों को भी थोड़े से मसाइल हैं। तो हमारी इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि हम चाह रहे हैं कि लोग वापस अपने घरों में जाएँ, कनेक्टिविटी के मसाइल उनके ख़त्म हों। और प्लस ये है कि वो जब वापस जा रहे हैं तो उनको हमको ड्राई राशन दें, कुछ खैमे दें ताकि वो वापस जाके एक दफ़ा अपने घरों में सेटल हो सकें। तो हमारी तकरीबन 95% आबादी जो है जो कि वहाँ से इवैक्यूएट हुई थी फ्लड प्लेन से, वो वापस जा चुकी है। और हम अब उन गाँव तक जा रहे हैं, उन लोगों तक जा रहे हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी लेके जा रहे हैं, जैसे मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक है, वेटनरी की सर्विसेज हैं, वो लेके जा रहे हैं ताकि जो लोग इतना अरसा वहाँ पर रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उनको ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कंफर्टेबल हैं। अब हमारे फ्लड रिलीफ कैंप सिवाय 1-2 के उनमें लोग नहीं हैं और हम उनको वाइंड अप कर रहे हैं और अब हम बेसिकली रिलीफ से रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में जा रहे हैं। सही, इवैक्यूएशन का अमल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और इधर से सैलाबी अगर सिचुएशन के हवाले से बात करें तो तारीख का सबसे बड़ा सैलाब मैंने देखा है कि चिन्योट में इस वक्त यहाँ से गुजरा है। तो इवैक्यूएशन का अमल किस तरह से आप लोगों ने किया? देखिए, ये वाकई बहुत चैलेंजिंग था और चैलेंजिंग इसलिए भी था कि इससे पहले जो हमारे पास सैलाब आया था वो 8.5 लाख रिकॉर्डेड था 2014 में, 8.5 लाख क्यूसेक। अब हमारा तवक्को यही थी, जब मराला से ये फ्लड स्टार्ट हुआ तो तकरीबन 8.5 लाख, 9.5 लाख की ही थी। तो हम उस हिसाब से थे और थोड़ा कंफर्टेबल थे कि यहाँ से पहले इतना सैलाब गुजर चुका है। लेकिन जैसे ही ये सैलाब जो है वो खानकी पहुँचा और उसके बाद कादराबाद पहुँचा तो उसकी फिगर्स बड़ी हॉरिबल हो गई। ये तकरीबन जो कादराबाद से डिस्चार्ज हुआ वो 10,76,000 क्यूसेक का था, यानी तकरीबन 11 लाख क्यूसेक, जो कि चनाब के हवाले से, चनाब में अगर आप को हो कि चनाब में 2 लाख पे हाई फ्लड होता है, यानी 1.5 लाख में मीडियम फ्लड में चले जाते हैं और उसकी साइज़ के हिसाब से 2 लाख, यानी अपने उस हाई फ्लड से 5 गुना बड़ा सैलाब आ रहा था। वो सिचुएशन वाकई हमारे लिए अलार्मिंग थी और बहुत फियर्स भी थे लोगों में भी और मैनेजमेंट में भी कि इतना बड़ा सैलाब 11 लाख क्यूसेक का पहले यहाँ से नहीं गुजरा। उसमें फिर हमने स्ट्रेटेजाइज यही किया कि हमने जो है पहली फ़ेज़ में लोगों को अनाउंसमेंट्स करवाना शुरू की। अपने जो लोकल टीयर्स होते हैं, नंबरदार हैं, यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज़ हैं, उनको एक्टिवेट किया कि वो गाँव में जाएँ, वहाँ जाकर लोगों को आगाह करें और उनको इस ख़तरे से आगाह करें कि ये बहुत बड़ा सैलाब है। और लोगों ने, क्योंकि जो फ्लड प्लेन के अंदर रह रहे होते हैं, उनकी एक फोक विजडम भी होती है, उनको पता होता है कि ये 18 वाला आया था तो कहाँ तक गया था और 14 वाला। तो हमने लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही बताया, ये फियर क्रिएट करने के लिए कि लोग इवैक्यूएट करें, कहीं लेक्सिटी का मुजाहरा ना करें और बाद में इतनी बड़ी आबादी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो फर्स्ट ईयर पे जब हमने ये कोशिश की तो उसके बाद भी कुछ लोग ज़िद में होते हैं, नहीं निकलते, कुछ लोगों के मसाइल भी होते हैं, घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ख़ास तौर पर हमारे जो अज़ला हैं उनमें एक मसला ये भी है कि अगर 5 या 6 लोग फैमिली के हैं, कोई 10-12 जानवर भी हैं, तो उन्होंने उनका अरेंजमेंट भी करना होता है। फिर उसमें हमने थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट किया है कि उनके जानवरों के लिए हमारे पास जो मवेशी मंडियाँ थी वो खाली करवा के वहाँ पर उनको जगह दी। और प्लस ये था कि हमने उसमें फिर उनको फैसिलिटेट करना शुरू किया।
उसमें हमने उनको मजदा, उसको ट्रैक्टर ट्राली ये प्रोवाइड किए, क्योंकि हर बंदे के पास वो फैसिलिटी भी नहीं थी कि अगर उसने 20 किलोमीटर दूर जाकर अपना सामान रखना है, तो वो हमने उनको प्रोवाइड किए। उससे बड़ा एक अच्छा फ्लक्स आया। फिर हमने ये नहीं किया कि ये सारा काम जो है वो अपनी टीम पे छोड़ दिया जाए। जो बड़े विलेजेस थे जहाँ 3-3, 4-4 हज़ार आबादी थी, वहाँ पर मैं DPO साहब हम खुद गए, वहाँ लोगों को कन्विंस किया, और वहाँ के जो लोकल एक स्ट्रक्चर होता है, जो चौधरीज़ हैं, जो वहाँ पर जो लोकल लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको कांटेक्ट किया। इवन RP और कमिश्नर साहब हमारी उस वक्त थी, मरीम खान साहब, तो वो गई। तो हमने उसमें हमें ये आइडिया था कि अगर हम इस स्टेज पे फेल हुए तो जो बाद की स्टेज आएगी वो हमारे लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जानी थी कि लोगों को वैक्यूएट उस तरह से टाइमली नहीं किया गया, तो सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती है। और चिन्योट की कारकर्दगी माशाल्लाह मिसाली रही है, और अल्लाह ताला बाकी भी चिन्योट के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। मुश्किल की घड़ी है। वकार घुमन साहब, आपने ज़ाहिर सी बात है आप फील्ड में भी निकले होंगे, लोगों से भी बात की होगी, तो कौन कौन से इलाका जात थे, मौजाजात थे जो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर दिखाई दिए चिन्योट के? इस सैलाब में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो 2 इलाके हैं, एक मियांवाल है और एक सामल है। ये तकरीबन दरियाई कटाव की वजह से ये सारे गांव ख़त्म हो गए हैं। ये बिल्कुल बेल्ट के ऊपर वाक़या थे और इनके मकान सारे मुनहदम हो गए हैं। आबादी तो यहाँ से पहले ही निकाल ली गई थी। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे सैलाब में सैलाब की वजह से लोग डूबने की वजह से लोग इसमें उनकी जानें ज़ाया नहीं हुई, बहुत कम ये नंबर रहा है। तो ये 2 इलाके हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। 100-100, 200 यहाँ पे मकान थे, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस सारे सैलाब में तकरीबन 140 से ज़ायद जो बिल्कुल देहात ज़ाहिर सी हैं बात वो है। मुतासर हैं। मौजाजात के हवाले से फ़र्दर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं चिन्योट से बात कर रहा हूँ, आदिल। जी आदिल, बताइएगा। DC चिन्योट हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा गांव था बंद के साथ, जो उधर चिन्योट में बंद बना ना दरिया का, उसके साथ गांव था। मैंने देखा इंतजामिया ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया और बड़ी एक्टिवली इन्होंने सारी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की, लोगों को काफी रेस्क्यू किया वहाँ से, और ये इवन राशन की कमी नहीं इन्होंने आने दी। बिल्कुल सही। वाकई आदिल, ये बात तो इसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता। चिन्योट में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, तो DC साहब को बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसका जाता है। जी बिल्कुल, ये पूरी टीम का क्रेडिट है। इसमें सैकड़ों लोग थे, इन्वॉल्व थे, और ख़ासतौर पर जो बंदा फील्ड में काम कर रहा होता है, डायरेक्शन, जिस पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाना हमारा काम है। और इस दफ़ा हमने कोशिश की कि हम खुद जो होता है लीड बाय एग्जांपल वाला काम करें, कि हम खुद जाएं गाँव में और उन सारे लोगों से खुद इंटरेक्शन करें। उससे एक तो ये भी होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है जब लोअर टीयर से ऊपर आती है तो वो इतनी ठीक नहीं रह जाती। तो आप खुद ग्राउंड पे जाएं तो आपको सिचुएशन का भी आइडिया हो जाता है, और जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनकी मुश्किलात का भी अंदाज़ा हो जाता है, और आप फिर टाइमली डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि ये जो आखिरी मोमेंट में जब हमें पता चला कि जब मैं खुद गया तो लोगों ने कहा जी कि मेरे पास ये 10 भैंसें हैं, तो मैं इनको कैसे निकाल के ले जाऊँ। तो हमें उस वक्त आइडिया हुआ कि जी हमें इनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, हमें इनको कुछ ना कुछ सर्विसेज देनी पड़ेंगी। हमारे लिए वो इशू नहीं था, कुछ बसेस हमने अरेंज कर ली, कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट, फैमिलीज़ थी लोगों की बड़ी, और उनके पास कोई मोटरसाइकिल था, उस पर तो सारा सामान ही निकल सकता था। तो वो चीज़ें जब आप खुद ग्राउंड पे होते हैं तो स्ट्रेटजी आपको, क्योंकि ये फ्लड को ऐसी चीज़ नहीं जो उसने साल चलना होता है, ये एक दिनों की, घंटों की बात होती है। तो अकॉर्डिंगली आपको फिर फौरी तौर पर आप अपना चेंज कर लेते हैं। इसमें हमारी पुलिस ने हमारा बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। इवन जस्ट एज अ टीम हमने काम किया। DPO साहब और मैं इकट्ठे होते थे, ACs के साथ DSPs थे, इस तरह रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ जो है वो सारी टीम नीचे SHOs की थी। तो हमने लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डराया, और उस डराने का हमें फ़ायदा ये होगा। और असल बात ये थी, हम खुद भी डरे हुए थे कि 11 लाख जो था वो एक ऐसा नंबर था जो कि चनाब के लिए या उसके चिन्योट के लिए एक बहुत ख़तरनाक नंबर था। वो अल्लाह ताला ने करम किया कि उसमें से कुछ जो है पीछे जब कट्स हुए, कुछ बाकी चीज़ों पे पॉन्डिंग हो गई, तो हमारे पास जो अल्टीमेट फिगर है तकरीबन 8.5 से 9 लाख क्यूसेक पहुंचा। लेकिन ये था कि उस बड़े नंबर का हमें एक फ़ायदा हो गया कि लोगों में प्रॉपर एक हमने उनको इंटीमेट भी कर दिया और प्रॉपर एक इवैक्यूएशन हो गई। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस रात को हमारी तैयारी भी इसी हवाले से थी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कॉल्स आएंगी कि हम जी फ़लाँ गाँव में फंसे हुए, हमें निकाला जाए फ़लाँ में। जब अल्टीमेटली हमें क्योंकि हिट किया रात को तकरीबन 2 बजे, जो पीक थी उसने 2 बजे रात को हिट किया, और टाइम भी ऐसा था कि ज़रा, तो हमारी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ बहुत कम, मेरे 1 दर्जन से भी कम हमें कॉल्स हुई जिन लोगों को हमने रेस्क्यू किया।
क्योंकि बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू करना रिवर में, फ्लड प्लेन में, फिर रात को, तो ये एक बड़ी इम्पॉसिबल सी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि ये दरिया नहीं होता। फिर दरिया तक अप्रोच करने के लिए आपको 2-2 किलोमीटर कश्ती को खींच के ले जाना पड़ता है। नीचे खेत हैं, कहीं पर कमाद की फसल है, कहीं पर खेत नीचे हैं, कहीं ऊंचे हैं। तो वो जो एक आम लेमैन का कॉन्सेप्ट होता है कि जी कश्ती गई और कश्ती उठा के ले आई वापस, वो जब रूटीन का दरिया हो उसमें ये कश्ती रानी आसान काम है। फिर जब आप फ्लड प्लेन में से आपने 3-3 किलोमीटर, एक केस में मुझे याद है कि हमें 7 घंटे लगे एक फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए, और रात के टाइम। हालांकि रूटीन के SOPs में 1122 नहीं जाता रात को, लेकिन ये है कि हमने फिर उनको रिक्वेस्ट की और वो एक फैमिली के 4 लोगों के लिए 7 घंटे कश्ती जो है दरिया में रही। तो वो एक मुश्किल सूरत हालत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उससे बचाया कि हमने, क्योंकि वैक्यूएशंस प्रॉपर करवाई हुई थी, तो हमें को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कॉल्स नहीं है। जाहिर सी बात है, ये टीम वर्क था, आप लोगों की कोशिशें थी, और जब नेक नियति हो तो अल्लाह ताला आसानियाँ खुद ही पैदा कर लेते हैं। वकार घुमन साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि चिन्योट के कौन कौन से इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे, वैक्यूएशन में कौन कौन सी मुश्किलात आई थी, क्या हिकमत अमली आपने जो है वो ऑब्ज़र्व की ज़िले इंतज़ामिया की? एज ए रीजनल मीडिया हमने इस फ्लड को मराला से शुरू किया है, मराला से फॉलो किया है कि कितना पानी आ रहा है। हम 41 अपने नाजरीन को मुसलसल लगा करता रहा कि इतने क्यूसेक, इतने लाख पानी यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। लोगों को हमने बर वक्त इंफॉर्मेशन दी है। इस इंफॉर्मेशन की वजह से जो ग्राउंड लेवल पे लोग थे उनको, एक और मैं यहाँ पे चीज़ वाज़ह करूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा अच्छा काम किया था मीडिया के साथ, और जो लोकल जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनके साथ एक हमने कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया। बिल्कुल, और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज चिन्योट में किस तरह से कारकर्दगी रही इसलिए इंतज़ामिया के हवाले से मैं आपका फर्दर पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी जानूँगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे। CTR 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। मौजूदा सैलाबी सिचुएशन के हवाले से बात हो रही है। चिन्योट में हमने देखा है कि तारीख का सबसे बड़ा सैलाब गुजरा है, जिसकी वजह से आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई। ज़िले इंतज़ामिया की जो कोशिशें थी वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर रोल मॉडल साबित हुई हैं। किसी को रेस्क्यू करना हो, वैक्यूएशन का अमल हो, रिलीफ का अमल हो, तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली और टाइमली हम लोगों को होते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से डिज़ास्टर जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन डिज़ास्टर की मैनेजमेंट जो है, अगर ये अच्छे से हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। आप हमें प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते हैं। आपको चिन्योट के हवाले से कोई भी इशू है, सैलाब के हवाले से आप कोई बात करना चाहते हैं DC साहब से, तो DC साहब चिन्योट हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपके मसाइल को सुनेंगे भी और उन्हें हल भी करेंगे। वकार घुमन साहब, जिस तरह से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि बीइंग अ मीडिया पर्सन आपने फील्ड में भी गए होंगे, रिपोर्टिंग भी की होगी, तो ज़िले इंतज़ामिया की कोशिशों को, कारकर्दगी को आपने किस तरह से देखा? देखें, हम लोग सारा साल यहाँ रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ हाईलाइट करते हैं, तनकीद भी करते हैं। इस फ्लड के दौरान भी जहाँ जहाँ पे इंतज़ामिया नहीं पहुँची उसको भी हमने हाईलाइट किया है, और जो इन्होंने काम किया इंतज़ामिया ने उसको भी हाईलाइट किया है। तो बज़ाहिर जिस चीज़ हम ये अगर कहें जहाँ पे कमी थी उसको हाईलाइट किया, लेकिन इस दफ़ा जो मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन थी उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हुई। जहाँ जहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पिन पॉइंट की हैं वहाँ पे विदिन आवर्स जो है टीम पहुँची है और उस मसले को हल किया है। मीडिया ने, मैं ओवरऑल अगर बात करूँ, चिन्योट के मीडिया ने इस फ्लड में बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा पेश किया है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें इंतज़ामिया की तरफ से जो मिलनी चाहिए थी वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रही है। जो इश्यूज़ हमने हाईलाइट किए, मीडिया ने हाईलाइट किए, उन पर उसका रद्द-ए-अमल भी आया, जवाब भी आया। तो मीडिया के साथ भी इस फ्लड की, इस डिज़ास्टर में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन के हवाले से कोऑर्डिनेशन रही, जिसकी वजह से 100% आप कह सकते हैं कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जाती रही है। दूसरा, अगर हम बात करें मीडिया फ्लड के हवाले से, तो इस फ्लड में जिस तरह अभी हम साउथ पंजाब के साथ अगर कंपैरिजन करें, उस तरह के डैमेजेस के फुटेजेस, उस तरह की लोगों की शिकायत 100% किसी जगह पे कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, चीज़ें कमी पेशी होती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एज ए मीडिया पर्सन देखें तो इस दफ़ा इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा काम किया, उसके रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। चिन्योट का जो इस फ्लड का मॉडल था, इसको अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इवन के NDMA लेवल पे भी बाकी डिस्ट्रिक्ट को कहा जा रहा है कि इस मॉडल को रेप्लिका करें कि उन लोगों ने इतना ज़्यादा वहाँ से 8.5 लाख क्यूसिक से ज़ायद का रेला गुजारा है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से वो लोग बचे भी हैं। तो बाकी ज़िला को भी बताया जा रहा है कि ज़िला चिन्योट की जो कारकर्दगी थी उससे कुछ सीखें, उनका उससे उस मॉडल को देखते हुए बाकी इलाकों में जो कम से कम नुकसान को
करने की कोशिश की जाए। तो मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा हम लोगों ने तनकीद भी किया, लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा ज़िला इंतज़ामिया की, इन लोगों ने काम किया है। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर काम अच्छा होता है वहाँ पर एप्रिसिएशन बनती है और इससे एक तो कारकर्दगी में मज़ीद भी बेहतरी आती है। डीसी साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी बताया कि तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब हमने सिचुएशन में देखा है, वैक्यूएशन का अमल बड़ी समझदारी से हमने देखा, रेस्क्यू के ऑपरेशन के दौरान क्या हिकमत अमली रही जिसकी वजह से कम डैमेज हुआ है? जी, रेस्क्यू में ये था कि फिर हमें तो इस तरह का नहीं आइडिया था कि इतना जो है इवैक्यूएशन जो है 100% हुई है नहीं हुई, हमारी क्वेश्चन जारी थी, लेकिन हम अल्टीमेटली उस काम के लिए भी तैयार थे। रेस्क्यू में हमने ये किया कि हमने सिर्फ जो है वो जैसे बाई बुक जो लिखी हुई चीज़ होती हैं उसके अलावा हमने लोगों की फोक विजडम को भी इस्तेमाल किया। जो लोग दरिया के पास बैठे होते हैं उनको आइडिया होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो किताब में लिखी होती हैं वो वहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं हो पाती। इवन आपके जो आपने पॉइंट्स बनाए होते हैं वहाँ पर इवैक्यूएट करने के, वो खुद इनंडेट हो जाते हैं। तो हमने लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन किया और कुछ जो थे प्राइवेट जितनी बोट्स होती हैं, जो बेड़े होते हैं बड़े जिसपे 50-60 लोग बैठ सकते हैं, उनको रजिस्टर किया, उनको पेमेंट्स की एंड एडवांस, ताकि वो ये ना समझें कि हमें मुफ्त में इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमने थ्रू आउट द रिवर, क्योंकि हमारा रिवर जो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट गुजरता है, नॉर्थ टू साउथ सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में से गुजर के जाता है, तो हमने दोनों साइडों पर तकरीबन 20 के करीब जो है वो रेस्क्यू पॉइंट्स बनाए, एक डिस्टेंस पे बनाए, ताकि लोगों को जहाँ से भी आए तो नज़दीक तरीन जो कश्तियाँ हैं, नज़दीक तरीन पॉइंट पे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो उसमें हमें जो पॉइंट बेसिकली उसमें साइंस ये थी कि पॉइंट्स प्रॉपर जगह पर हों जो कि हाई फ्लड में भी जो है वो काम कर सकें, ये ना हो कि वो खुद जो है वो किसी घेरे में आ जाएं। तो उन 20 पॉइंट्स के ज़रिए जो है हमारी जो भी मिलती थी, हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, हम इमीडिएटली उस पर नज़दीक तरीन जो बोटिंग पॉइंट था उसको मूव करते थे। फिर लकीली इस दफ़ा ये था कि हमारी कवरेज वहाँ अच्छी है मोबाइल नेटवर्क्स की, तो लोग हमें लोकेशंस भेज जाते थे। तो लोकेशंस की बुनियाद पे भी दरिया के अंदर से लोगों को हमने जो है वो किया। ड्रोन कैमरास का हमने इस्तेमाल किया। वो ड्रोन कैमरा से ये होता था कि बाज़ औक़ात दरिया के अंदर हमें आइडिया नहीं होता कि कौन से डेरे पे हैं लोग, मुख्तलिफ छोटी छोटी सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर बैठे होते हैं, तो उनको ड्रोन कैमरास भी हमने दिया है कि वो ड्रोन कैमरा के लिए आइडेंटिफाई कर लें कि किस एरिया में किस डेरा पे लोग बैठे हुए हैं। तो वो एक क्विक रिस्पांस का हमने इंश्योर किया, क्योंकि इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम 6 घंटे या 10 घंटे बाद पहुँचें तो हो सकता है उन लोगों को कोई इशू बन जाए। तो वो जो बोटिंग पॉइंट्स हमने बनाए, ये जो रेस्क्यू पॉइंट्स बनाए अलॉन्ग द रिवर दोनों साइड्स पे, और उनको ड्रोन कैमरास दिए, और उनके साथ हमने छोटा बहुत जीपीएस का भी हमने कहा कि उस पर भी आप इसके साथ साथ कोई हेल्पलाइन भी मौजूद थी? जी बिल्कुल, हेल्पलाइन जो थी मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी 1122 की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं या 15 पे कॉल करते हैं। तो पुलिस ऑलरेडी क्योंकि नेटवर्किंग में हमारे साथ थी, तो हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम बना होता है उसमें इवन आर्मी के रेप्स भी जो आए हुए थे, 1122 पुलिस, ये सारे लोग बैठे होते हैं। तो इवन जो 15 पे कॉल आ रही थी वो भी हम टाइमली आगे 1122 को जो है शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि बाद आम लोगों को 1122 को डायलिंग का आइडिया नहीं होता, तो 15 पे हर बंदे को आइडिया होता है। तो वो एक कनेक्टिविटी हमारी बड़ी स्विफ्ट थी। फिर ये था कि मीडिया ग्रुप्स जो थे हमारा, वो हमने एक बड़ा ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें तमाम लोग थे मीडिया के, और इवन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सारे लोग थे। उनके पास इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा चैनल होता है, क्योंकि लोग उनको पहले उनके पेजेस पे कमेंट करते रहते हैं, तो लोग उनके पेज पे उनके बाकी जगहों पे इन्फॉर्मेशन जो उनको किसी रिश्तेदार के हवाले से थी तो वो दे रहे थे, और वो भी आगे हमें शिफ्ट हो रही थी। हमारी टीम बैठी हुई थी जो उस ग्रुप को मॉनिटर कर रही थी, और जहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जो उस एरिया में फ़लाँ बंदा, इवन टेलीफोन नंबर्स भी लोग दे देते थे, तो वो फिर सेंट्रल कंट्रोल रूम के साथ वो जो मीडिया मैनेजर्स हमारे थे वो उसको कनेक्ट कर रहे थे। तो हम ये तमाम जो सोर्सेज थे इन्फॉर्मेशन थे कि अगर कोई बंदा कहीं फंस गया है तो 15 पे कॉल करे, 1122 पे करे, उसके अलावा किसी अपने जानने वाले को बताए, किसी मीडिया पर्सन तक पहुँचाए, तो इमीडिएटली विद इन मिनट्स हमारे तक पहुँच जाती थी। बिल्कुल इसी तरह से उसमें तमाम लोगों ने मिलकर तमाम लोगों ने कोशिशें की हैं, और मैं ये समझती हूँ कि ये वाकई मुश्किल के टाइम में यही चीज़ें पता चल रही होती है कि आपका कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है लोगों के साथ, लोगों के फीडबैक क्या आ रहे हैं। तो चिन्योट की कारकर्दगी वाकई मिसाली भी रही है और इससे बाकी लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है। वकार घुमन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन को आप किस तरह से देखते हैं? चिन्योट में शहरियों को क्या मुश्किलात आ रही थी और किस तरह से ज़िला इंतज़ामिया ने वो कवर अप किए हैं? रेस्क्यू के बाद मैं अगर हम बात करें रिहेबिलिटेशन वाली साइड पे, या रेस्क्यू के बाद जो लोग निकाले गए थे अपने घरों से, उनको अकोमोडेट करना भी एक बड़ा मुश्किल काम था। उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट ने जो टेंट्स हैं वो फ्राहम किए। सबसे बड़ा एक मसला था इन लोगों को फूड प्रोवाइड करना, और ख़ास तौर पे जो मवेशी हैं उनको फूड प्रोवाइड करना, क्योंकि तमाम जो फसलें हैं, जो चारा है, वो पानी में ज़ेर आब आ चुका था। तो ज़िला इंतज़ामिया ने मवेशियों के लिए खाना, वो जो चारा है वो फ्राहम किया, और टेंट्स में खाना फ्राहम करना शुरू कर दिया। और इसमें जो हमारे मुहैयर हजरात हैं और जो मुख्तलिफ NGOs हैं उनका भी बड़ा अच्छा रोल था। उन लोगों ने भी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए इस सारे डिज़ास्टर में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। लोगों को खाना प्रोवाइड किया, और अब खुश्क राशन है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद लोग अपने इस घरों से या जो उनकी रहाइशें थी उनसे बाहर निकले। उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे अकोमोडेट किया गया, रेस्क्यू करके उनको मुख्तलिफ़ जो फ्लड एंड रिलीफ कैंप्स बनाए गए थे वहाँ पे उनको रखा गया, उनके लिए इंतज़ाम किया गया। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब जो रिहेबिलिटेशन में चीज़ें हो रही हैं उसमें इसमें तकरीबन 3-4 दर्जन से ज़ायद जो मुख्तलिफ़ सड़कें थी, जो ज़मीनी रास्ते थे इन इलाकों के बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। बाज़ जगहों पे 10-10 फुट तक पानी भी मौजूद था। तो उन रोड्स तक अब एक्सेस भी शुरू हो गई है। इस वाले से अगर आप डीसी साहब से पूछें कि रिहेबिलिटेशन में किस फेज़ तक पहुंच गए हैं तो ज़्यादा बेहतर इसमें बता सकते हैं। तो रेस्क्यू वाला ऑपरेशन तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन अब जो रिलीफ वाला है और जो रिहेबिलिटेशन वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इन्होंने बड़ा क्विकली उसको भी रिस्पॉन्स करना शुरू किया। अभी कुछ इलाकों में सैलाब से लोग निमट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस इंतज़ामिया ने जो रिहेबिलिटेशन का फेज़ है उसको शुरू कर दिया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर लोग वापस अपने इलाकों में जाना शुरू हो गए हैं। उनकी जो रोड एक्सेस है उसको बेहतर बनाया गया है, जहाँ से सड़कें टूटी हैं उनको रिपेयर किया जा रहा है, तो लोग वापस जाना शुरू हो गए। अभी भी क्या कुछ इलाकों में पानी मौजूद है? जो फील्ड्स हैं वहाँ पे पानी मौजूद है। बिल्कुल जो रिवर बेड पे जितने भी करीबी इलाके हैं पानी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो एक पानी का हाई लेवल था वो कम हो चुका है। लोग अब अपनी सेटलमेंट्स में जा सकते हैं, वहाँ पे रहाइश इख्तियार कर सकते हैं। वो लोग जिनके घर गिरे नहीं हैं, तबाह नहीं हुए, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो भी कैंप्स में भी मौजूद हैं और वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और हुकूमत ने अब सर्वे भी शुरू करवा दिया जिन लोगों का नुकसान है कि उनको किस तरह अकोमोडेट करना है। हमारे कुछ एरिया से मैं इसमें अगर एडअप करूँ तो जो हैं बिल्कुल रिवर बेड के अंदर हैं, जंगड़ गलोतरा है, उस नीचे बुर्ज उमर आ जाएँ, छन्नी है, इसी तरह फिर नीचे साउथ में है उबल के है एक, वो ऐसा गाँव है जो दरिया के दोनों पार्ट के दरमियान है। तो वहाँ पर अभी लोगों को थोड़ी सी कम्युनिकेशन की मुश्किलात हैं, क्योंकि उसमें वो एक दलदल सी बन जाती है जब पानी गुजरता है। इसी तरह नीचे उभान का कुछ एरिया है, ठट्ठा मोहम्मद शाह है, ये वो एरियाज़ हैं जो बिल्कुल आप समझें कि मीटर्स भी नहीं, फीट्स के हिसाब से दरिया से दूर है, 500 फीट हो गया, 1000 फीट दूर है। तो वहाँ पर क्योंकि पानी का फ्लक्स ज़्यादा रहा है तो वहाँ पर अब वो एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो वहाँ पर भी कल हम एक जगह पर गए, बल्कि में गए थे, तो वहाँ पता चला कि आगे वो कैरी करके ले जाना पड़ना है। तो फिर वो लोकल लोगों को बुलाया हमने, तो वहाँ तक भी हम सामान पहुँचाया। असल में हम इस स्टेज पे जब रिलीफ़ की अब बात करें तो रिलीफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि जैसे ने बताया कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग जो डिस्प्लेस हुए। बिल्कुल इसी तरह से। अब उसमें से काफ़ी लोग जो थे तादाद में, वो तो कुछ अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। कुछ जो दरियाई इलाकों के लोग होते हैं इन्होंने अपनी सेकंड सेटलमेंट भी बनाई होती है कि वो अगर पानी ज़्यादा है तो उनके लिए एक रूटीन की बात होती है। लेकिन इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट में तकरीबन जो हमें स्टार्ट करना पड़ा वो 35 से 40 हज़ार लोगों के लिए हमने कुक्ड फूड का अरेंजमेंट करना था। अब वो कुक्ड फूड जो था ये भी नहीं है कि किसी एक जगह सर्व करना है, वो थ्रू आउट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट करना है। तो हमने ऑलरेडी जो हमारे रिलीफ कैंप्स थे 14 वो कायम किए हुए थे, कुछ लोग वो रिलीफ कैंप्स में आ गए। लेकिन यहाँ पर एक और चैलेंज हमारे लिए ये था कि मेजॉरिटी लोग जो थे वो रिलीफ कैंप्स में नहीं आना चाहते थे। एक तो कल्चरल वजह थी कि वो वहाँ कंबाइंड जगह पर टेंट्स में नहीं रहना चाहते, दूसरा उनके साथ जानवर भी थे। तो वो एक बहुत लंबी लाइनें जो हमारे प्रोटेक्शन बंद थे और जो हमारे सड़कें थी वहाँ पर लग गई। कोई एक टेंट वहाँ लगा हुआ है, कुछ 4 टेंट आगे लगे हुए हैं, इसी तरह आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनको इस लेंथ में सर्व करना थ्रू आउट वो एक चैलेंजिंग काम बिल्कुल। और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी तादाद में एक आबादी को टैकल करना, और जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, और जिन दिनों सैलाब का जो रेला है वो चिन्योट से गुजर रहा था, तब बारिशों की भी सिचुएशन थी, तो ऐसे में तमाम लोगों को फैसिलिटेट करना ज़िला इंतज़ामिया की अवलिन तरजीह थी, जिस पर इक़दाम भी हुए। फर्दर किस तरह से रिहेबिलिटेशन का जो आगाज़ किया जाएगा इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कीमत जाइए हमारे साथ। CTI 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है हालिया सैलाबी सिचुएशन के हवाले से, जहाँ पर खड़ी फसलें जो थी वो तबाह बर्बाद हो गई, मुतासर हुई, आम शहरियों के जो मवेशी थे वो पानी में बह गए। तो ऐसे में फ़्लड की सिचुएशन में ज़िला इंतज़ामिया ने भरपूर काम किया। इसके साथ साथ जो मीडिया पर्सनस थे उन्होंने बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन की कि कहाँ पर कौन सा मसला आ रहा है। तो तमाम तर लोगों ने मिलकर इस सैलाबी सिचुएशन को टैकल किया है। और जब भी कभी मुश्किल का टाइम आता है, डिज़ास्टर आते हैं, तो लोगों की कोशिशें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके किसी भी मसले को देखा जा सकता है। डीसी साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि रेस्क्यू के हवाले से बहुत अच्छा इक़दाम हमने देखी, वैक्यूएशन बहुत अच्छे से हुआ, रिलीफ के हवाले से रिलीफ कैंप में भी सहूलियात तमाम तर मौजूद थी जो कि शहरियों के लिए होनी चाहिए थी। रिहेबिलिटेशन कितना चैलेंजिंग रहेगा या किस तरह से हिकमत अमली आप लोग बना रहे हैं? जी बिल्कुल। रिलीफ में जो एक पोर्शन है वो हम थोड़ा मिस कर रहे हैं। उसमें ये भी था कि साथ ही चैलेंज इतना बड़ा हेल्थ का था, वेटनरी का था,
तो एक तो लोगों को कुक्ड फूड देना, लोगों को वहाँ कैंप्स में ठहराना, और फिर साथ उनके जो बाकी इश्यूज़ थे कि जी उनको पीने का साफ़ पानी देना है, वो बहुत बड़ी तादाद में हमें कुछ NDMA से मिला, कुछ हमने वासा फैसलाबाद से मंगवाए टैंकर्स, क्योंकि इससे एक होता है कि कोई आउट ब्रेक ना हो जाए डिजीज़ का कैंप्स के अंदर या जो लोग सड़कों पे हैं। उसके साथ हमने ये किया कि हमने वेटनरी सर्विसेज लोगों को वहाँ ही जो देना शुरू कर दी। हमारे पास कुछ अपनी 10 के करीब मोबाइल टीम्स थी, कुछ हमने फैसलाबाद से कमिश्नर साहब ने हमें अरेंज करके दी। तो वो वेटनरी सर्विसेज जो हैं लोगों को वहाँ पर, ताकि उनके जानवर जो हैं क्योंकि पानी से बाहर निकले थे, बीमारियाँ थी, उनको वहाँ पर शुरू कर दिया। फिर हमने फील्ड हॉस्पिटल एक फैसलाबाद से मूव किया, जो कि पूरा एक प्रॉपर हॉस्पिटल है, तो उसको हम उसी रोड्स पे मूव करते थे। वहाँ ही लोगों को किसी का अल्ट्रासाउंड होना है, एक्सरे होना, उसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थी। तकरीबन 22 के करीब हमारे जो हैं मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स जो हैं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है करंट गवर्नमेंट का कि वो उसके अंदर ही अल्ट्रासाउंड मशीन्स भी लगी हुई हैं, मोबाइल यूनिट है वो। तो वो हमारे पास को अपने 12 के करीब थे, 10 के करीब हमें फैसलाबाद से मिले, क्योंकि फैसलाबाद पे थोड़ा कम प्रेशर था इस हवाले से, सैलाब के हवाले से। और फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने भी हमें कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पे, डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प किया यहाँ से उस पूरे फ्लड के दौरान। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने उससे भी ये हुआ कि लोगों को प्रॉपर सिर्फ खाना नहीं मिल रहा था, उनका चेकअप्स भी हो रहे थे, उनको मेडिसिन भी मिल रही थी जहाँ पर वो बैठे हुए थे। सही। और उसके साथ उनके जानवरों के लिए जो वेटनरी सर्विसेज थी वो भी हम प्रोवाइड कर रहे थे। एक बहुत बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर था कि जिनको चारा और वंडा, जैसे अभी वकार ने जिक्र किया कि वो अपनी तो शायद भूख बर्दाश्त कर लें, जानवर की भूख उनके बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और चारा जो है वो फर्स्ट कैजुअलिटी होती है सैलाब में, क्योंकि 1 या 2 दिन बाद ख़राब हो जाता है, कुछ कमाद वगैरह जो है ये लंबा चल जाता है। तो वो एक चैलेंज था। फिर वहाँ पर अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, उसमें फिर हमें फैसलाबाद की हेल्प लेनी पड़ी, और डायरेक्टर एग्रीकल्चर और इनको हमने कहा कि हम हज़ारों मन के हिसाब से चारा यहाँ से डेली ट्रांसपोर्ट करते थे, ताकि वो लोग जो सड़कों पे बैठे हैं या कैंप्स के आसपास हैं या इवन गांव पे हैं, तो उनको वो जो है उनके जानवरों के लिए चारा। फिर वंडा जो है तकरीबन हमने कोई 7000 फैमिलीज़ को उनके जानवरों के लिए वंडा जो है वो हमने मुख्तलिफ़ जगहों से अरेंज करके परचेज़ करके उनको फ्री ऑफ कास्ट दिया। तो जैसे चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन थी कि कोई एंगल ना रह जाए, अगर बच्चे हैं कैंप में तो तमाम बच्चों को दूध मिलता था, बिल्कुल इसी तरह से उनको फ्रूट्स जो था वो दिया जाता था, और मिनरल वाटर दिया जाता था, ताकि उनके कोई इश्यूज़ ना हो। वैक्सीनेशन का इशू आया दरमियान में कि जी कुछ लोग अपनी वैक्सीन घर छोड़ आए हैं या उनके पास अवेलेबल नहीं, तो इवन हमारे तमाम कैंप में जो जितनी है डायबिटीज़ की वैक्सीन और जो बाकी इंसुलिन वगैरह वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो वो एक पूरा फुल पैकेज था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम प्रज्यूम कर सकें कि ये होनी चाहिए, मतलब उनके जानवरों के लिए वंडा है, चारा है, उनके अपने रहने रिहाइश के कुक फूड का इंतज़ाम है, तो एक मल्टीपल जो है ना वो हमें काम करने पड़ रहे थे। ज़ाहिर सी बात है घर का नेमूल बदल नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों ने ये कोशिशें की कि तमाम तर ज़रूरियात जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल उसको वो पूरा किया जाए। और इसी वजह से ये था कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, हमारी जो टीम्स आती थी, कमी बेशी थी, मीडिया हमें बिल्कुल पॉइंट आउट करता था। कुछ 2-3 कैंप्स हमारे ऐसे इस्टेब्लिश हो गए जो हमारे ओरिजिनल प्लान में नहीं थे, लोगों को लगा कि घर के नज़दीक हैं यहाँ पर, उनमें एक आधा दिन हमें इशू फील हुआ, हम चाह रहे थे कि जहाँ इस्टेब्लिश्ड कैंप है वहाँ लोग जाएँ, लेकिन अल्टीमेटली मीडिया के दोस्तों ने हमें उसमें पॉइंट आउट किया और बड़ा स्ट्रेस दे के किया कि नहीं जी जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर ही आप उनको सर्व करें। तो वो फिर हमने उनको वहाँ पर सर्व किया, और जहाँ पर लोगों की ख्वाहिश थी वहाँ पर उनके लिए कैंप इस्टेब्लिश कर दिया। तो रिलीफ जो था वो आसान काम इन द सेंस नहीं था कि हमारे पास ये साथ जो एग्रीकल्चर वाला मामला और एनिमल्स वाला था, वो शायद वो इंसानों को और उनको केयर करने से ज़्यादा हमारे लिए जो था इफ़ेक्टिव होना चाहिए था। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सारी टीम ने काम किया, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, क्योंकि डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम करना शुरू हो गए, तो एक सप्लाई लाइन हमारी कायम हो गई। तो उससे फिर ये है कि लोगों को बेहतरी फील हुई। बिल्कुल हमारे सिक्योरिटी इदारे, रेस्क्यू डिपार्टमेंट, ज़िले इंतज़ामिया, तमाम तर लोग जो हैं एक ही उनकी सर्विसेज थी, एक ही उनका डिसीजन था कि तमाम लोगों को फैसिलिटेट करना है मुश्किल की घड़ी में। वकार गुमन साहब, अगर हम नुकसान के हवाले से बात करें, आपने बहुत सारे इलाकों का विज़िट भी किया होगा, तो क्या आप मौजूदा सिचुएशन देख रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखें, अभी तक का जो सर्वे है या एक एस्टीमेट है, उसमें तकरीबन 1 लाख के करीब जो मवेशी हैं वो बराह रास्त इससे मुतासर हुए थे, डिस्प्लेस हुए थे। 14,000 के करीब जो मकान हैं, जिनमें कच्चे भी हैं, झोंपड़ियाँ भी हैं, पक्के भी मकान हैं, ये मुतासर हुए हैं। और तकरीबन हज़ारों एकड़ जो फसल है वो ज़ेर आब आई, जिसमें गंदम है, कमाद है, इसके साथ साथ चावल की फसल है, मुख्तलिफ़ फसलें हैं, ये तमाम ज़ेर आब आई हैं। और अब इस फ्लड के बाद एक फूड सिक्योरिटी का भी इशू ज़ाहिर है सामने आएगा। मुख्तलिफ जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, उसके बाद सब्ज़ियों की कीमतें अब बढ़ेंगी, इसके आफ्टर शॉक्स जब आएंगे मुख्तलिफ चीज़ें बढ़ेंगी, तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उसके नुकसान के एस्टिमेशन के लिए आज से चिन्योट में और दीगर अज़ला में सर्वे शुरू हो रहा है। ये सर्वे
अर्बन यूनिट करेगा, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इसकी जो सेटेलाइट इमेजेस है वो फ्राहम करेगा, और जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, ये 3 जो इदारे हैं मिलके एक सर्वे कर रहे हैं, और ये इसको साफ शफाफ बनाने के लिए मुख्तलिफ जो इदारे हैं इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। और इस सर्वे के जो रिपोर्ट की रोशनी में फिर हुकूमत पंजाब इन तमाम जो नुकसान का अजाला करने की कोशिश करेगी। ये सर्वे आज से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से है कि फ्लड जब गुजरता है तब तो रेस्क्यू के हवाले से, इवैक्यूएशन के हवाले से प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म चलते हैं। यहाँ पर सैफुल्लाह साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें, नुकसान के हवाले से बात करें, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप मईशत पर किस तरह से पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए जी, हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा रूरल एक एग्रीकल्चर है, डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारे लिए तो उनकी इकॉनमी जो है वही फसलें थीं, वही उनके जानवर थे जो इसमें नुकसान जिनका हुआ। फसलों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे पास इस वक्त चावल की फसल तकरीबन तैयार खड़ी थी, और ज़मींदार का जो उस पर एक्सपेंडिचर होना था वो हो चुका था, हार्वेस्टिंग पे आई हुई थी। वो जिन एरियाज़ में थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई है। उसके अलावा चारा फॉडर जो है जानवरों के लिए वो ख़त्म हुआ है। मकई, मेज़ एक बड़ी फसल है हमारी, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो शुगर केन है उसके हवाले से कुछ है कि वो अगर पानी थोड़ा कम गया है तो उसमें उसका जो है वो उसका आउटपुट कम हो जाएगी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया नहीं होता, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है ज़्यादा। तो वो हमारी रूरल इकॉनमी के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे जो लाइवलीहुड हमारे 70% या 80% लोगों की चिन्योट में जो है वो इससे है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर फसल ख़राब होती है तो ना सिर्फ ये है कि वो जो काश्तकार है वो मुतासर होता है, बल्कि उस इलाके में रहने वाले वो तमाम गरीब लोग भी जो उस पर डिपेंडेंट हैं, वो दुकानदार भी जहाँ से उसने शॉपिंग करनी है, तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। लाजिम बात है नेशनली भी इसका बड़ा असर पड़ेगा, बट हमारे जैसे ज़िलों में जहाँ रूरल इकॉनमी है, किसी बंदे का, जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे, एसेट ही उसका यही था कि 2-4 एकड़ ज़मीन थी या 2-4 जानवर थे, तो अगर वो नुकसान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जानवरों का जो, क्योंकि प्रॉपर इवैक्यूएशन की वजह से नुकसान बहुत कम हुआ है कि कुछ जानवर बह गए हों इसमें। फसलें क्योंकि मूव नहीं की जा सकती थी, तो फसलों का तो नुकसान हुआ है, और इंशाल्लाह उसमें अभी जैसे जिक्र कर रहे थे वकार कि उसमें सर्विस जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन वो कंपनसेशन पे होने के बावजूद भी क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस होता है, तो उसका इम्पेक्ट अभी हमारी जो रूरल इकॉनमीज़ हैं इन पर रहेगा, अगले साल पूरे तक रहेगा। और लोगों को उसमें, जैसे अभी इसीलिए हम NGOs को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बाकी लोगों को, कि ये इम्पैक्ट उससे बहुत बड़ा जो हम इमेजिन करते हैं। एक बंदे के लिए अगर एक फसल जो है, एक क्रॉप फेलियर जिसको हम कहते हैं, एक क्रॉप फेलियर का मतलब सिर्फ ये होता है कि उसको उस फसल की आमदन भी नहीं मिली, और आइंदा के लिए फसल बोने के लिए उसके पास कोई पैसे भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह तो वो एक चेन शुरू हो जाती है फेलियर्स की। अभी अक्टूबर में गंदम का सीज़न भी उगाने का बिल्कुल, और वो लाजिम बात है उनके पास वो पीछे पैसे होंगे, अब इनकम तो नहीं है, तो वो फिर इसमें फिर गवर्नमेंट का जैसे है वो कार्ड्स हैं, एग्रीकल्चर कार्ड्स हैं, और वो उन चीज़ों से हम हेल्प लेंगे। लेकिन ये एक हमारी इकॉनमी के लिए, रूरल इकॉनमी के लिए, और जो हमारे पास मिडिल क्लास फार्मर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान। अभी भी कैंप्स में कुछ लोग मौजूद हैं, जैसे आपने बताया कि काफ़ी लोग जो हैं वो जा चुके हैं अपने अपने घरों में, लेकिन अभी भी कुछ लोग मौजूद होंगे, उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं? अभी हमारे पास जो भवाना में 2-3 कैंप्स हैं, धुंधे शाह में लगा हुआ है, दीवान ख़ास में, वहाँ पर लोग हैं। हमारे पास एक रशीदा में है, चनियोट में, लेकिन अब बहुत कम लोग हैं, और वो लोग हैं जो बिल्कुल हार्ड हिट एरियाज़ में थे, या वो लोग हैं जिनका पीछे कोई एक आधा कमरा था या छोटी मोटी सेटलमेंट थी और वो गिर चुकी है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे मियांवाल का जिक्र किया वकार ने, वो पूरा गांव दरिया के अंदर था, तो पूरा गांव तबाह हो गया। उसका हम इन ऐसे जगहों को हम आइडेंटिफाई फर्स्ट फेज़ में कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की रिहेबिलिटेशन थोड़ा आएगी, प्रोसीजर के तहत आएगी, तो हमने कुछ जो मुखैर हज़रात हैं उनको ऑन बोर्ड किया है कि जैसे हार्ड हिट एरियाज़ हैं जहाँ पर पूरे पूरे मकान ही गिर गए हैं, तो उन लोगों को रीसेटलमेंट या उनकी वो सबसे पहले अब जो है बात स्ट्रेटजीज़ की है कि किस तरह से स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएंगी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, ताकि तमाम तर लोगों को फैसिलिटेशंस प्रोवाइड की जाए। कंपनसेशन होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि तारीख़ के बदतरीन सैलाब पंजाब से गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ दी सर्कमस्टांसेस थी, तो इसे हैंडल करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। CTR 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। चिन्योट में सैलाब ने जहाँ पर तमाम लोगों की घरों को मुतासिर किया है, कुछ लोगों की फसलों को मुतासिर किया है, मवेशी जो थे वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर दिखाई दिए, तो ऐसे में ज़िले इंतज़ामिया का जो रोल था वो भी काफ़ी ज़्यादा काबिल इस्ताइश था। इसके साथ साथ तमाम तर लोग जिनमें NGOs हैं, तमाम दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, इनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेबल था, जिसकी वजह से इन तमाम तर चैलेंजेस को देखा गया, समझा गया, इक़दाम भी किए गए। यहाँ पर सैफुल्लाह साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, NGOs के रोल को आपने किस तरह से देखा सैलाब की सिचुएशन
में किस तरह से इनका काम था, क्या क्या चीज़ें थी जहाँ पर आपको लगा कि NGOs ने भरपूर तरीके से आप लोगों के साथ ताउन किया है? जी बिल्कुल, ये इतना बड़ा चैलेंज था और हमारी ख्वाहिश भी ये थी कि सारे लोग इसमें मुखय्यद हज़रात आएँ, जो एस्टेब्लिश्ड NGOs हैं वो भी आएँ। तो हमने ख़ुद भी इनसे कांटेक्ट किया, फैसिलिटेट भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। इनिशियली फ़र्स्ट चैलेंज में जो इनसे हम हेल्प ले सकते थे वो कुक्ड फूड की थी, क्योंकि वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोगों के लिए, जहाँ हम अपने बाकी काम कर रहे थे वहाँ वो सारा कुछ उनको खाना पकवाना और डिस्ट्रीब्यूट करना वो एक बड़ा चैलेंज था। तो उसमें हमारे जितने लोकल लोग थे, वहाँ पर हाजी सैनज़ हैं हमारे साथ काम करते, चौधरी मसूद इकबाल साहब हैं, उसके बाद सलानी हमारे साथ आया, अलखिदमत आया, उल्फत एक हमारा अपना वहाँ ट्रस्ट है, और कुछ शायद नाम मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने बड़ा ही अच्छा काम हमारे साथ किया। जी, पाक स्वीट होम से जुमरत खान साहब बिल्कुल आए, वो उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया। तो वो हमने फिर थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक भी किया। आमतौर पर सैलाब में हमने देखा जाता है, क्योंकि मेरा कोई 10-12 साल का है एक्सपीरियंस और मुख्तलिफ जगहों पे सैलाब को डील किया है, कि एक जगह पर जो है वो कंजेशन हो जाती है फूड की, बहुत ही ओवर सप्लाई हो जाती है और कई जगह पर पहुँचते ही नहीं है। हमने बकायदा कि एक जो है उसकी मैट्रिक्स बनाया हुआ था और हर जो भी थी आ रही थी ऑर्गेनाइजेशन उसको एक स्पेसिफिक एरिया दे रहे थे हम। ठीक है। तो उससे ये हुआ कि हमारा जो ऑप्टिमम यूज़ हुआ इन फूड का, और हमें वहाँ से पुल आउट करने में आसानी हुई। जो हमने तकरीबन 500 के करीब जो है डेली कुक्ड फूड की देग चावलों की और बाकी कौरमा वगैरह देते थे। जब ये NGOs आई तो हमारी हेल्प ये हुई कि हमारी अटेंशन जो है बाकी कामों के लिए बच गई, और इनको हमने मुख्तलिफ कैंप्स और कैंप्स के आसपास की एरियाज़ दे दिए और बाकायदा प्लान तरीके से दिए, एक कंट्रोल रूम बना दिया। इनको पता होता था कि हमने फ़लाँ जगह पर जाना है और इतने लोगों का खाना लेके जाना है, ताकि वहाँ पर कोई और ना जाए और वो एक जो है कोई एरिया मिस ना हो। तो बड़ा ही अच्छा हमारा वो सेटअप रहा। अब उसी में इनकी बड़ी मेहरबानी, सब लोगों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। बाकी भी जितने हमारे लोकल लोग हैं उनको अब हमने उनको नेक्स्ट जो मीटिंग की थी हमने कहा था कि अब इनको ड्राई राशन जो है ठीक है वो ही आप अपना शिफ्ट करें, क्योंकि कुक्ड फूड की अब डिमांड आज कल तक ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें हमें लोगों ने कमिट किया है कि हम कहीं पर 200 फैमिली के लिए, कहीं पर 400 फैमिली के लिए तो वो हम देंगे, और वो भी उसी को उसी तरीके से हमने अपने जो है वो मुख्तलिफ क्लस्टर्स बना दिए हैं गाँव के। तो हर NGO को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम एक क्लस्टर अलाट कर रहे हैं, ताकि वो वहाँ पर जाएँ और वहीं पर उन 2-4 गाँव में काम करें, और ताकि वो कम्प्लीटली वो कवर हो जाए। इसे ये भी बताइएगा कि जैसे हम देखते हैं कि जब भी मुश्किल टाइम होती है, मुखय्यर हज़रात हैं, NGOs हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, ज़िला इंतज़ामिया भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे में ये किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा कि जिनका हक़ है उन्हें ये लाजमी पहुँचना चाहिए? ये सबसे ज़्यादा जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें ये था कि चिन्योट में मैं बड़ी तारीफ़ करूँगा चिन्योट के लोगों की, कि बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, और बहुत कम लोग हैं जैसे मैनिपुलेट करते हैं। ये बड़ी एक पॉजिटिव मुझे वाइब वहाँ से आई है। कुक्ड फूड के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं पड़े कि अगर किसी को एक चावल का डब्बा देना है तो हम कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें। उसमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी यही थी और हम बड़ा लिबरली उसको दिया है। जहाँ तक था टेंट की बात थी, जब जिन लोगों जहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम एरियाज़ के अंदर जाके दें। हमने ये आउटरीच प्रोग्राम जो किया आखिरी 5-6 दिन, उसमें हमारे एसीज़ जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रालीज़ पे बैठ के सामान लेके गए हैं, लेकिन उस गाँव के अंदर गए हैं ताकि सब लोगों की मौजूदगी में, नंबरदार की मौजूदगी में रिज़र्व जो लोग कर रहे हैं उनको दिया जाए। जब हमारे पास ये चैलेंज था कि हमें कुछ ऐसे एरियाज़ को देना था जहाँ पर एक्सेस नहीं थी हमारी, तो उस वक्त हमने ये किया कि उन एरियाज़ के लोगों में से जो भी वहाँ पे परमानेंट लोग थे, जो नंबरदार थे हमारे, या जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल थे, उनको साथ बिठाया। तो वो मोस्टली लोगों को जानते होते हैं। तो ये टेंट की और जो फूड हैम्पर है उसके हवाले से हमने ये एहतियात की, और उसी वजह से हमने जो हमारा कोई ज़्यादा इशू नहीं बना, क्योंकि हमने जो सही लोग थे डिज़र्विंग, क्योंकि आम हालात में ये होता है कि डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचता नहीं है और नॉन डिज़र्विंग ले जाते हैं। फिर जो हमने थोड़ा सिस्टमाइज़ किया, सिस्टमेटिक किया इस चीज़ को कि NGOs भी एक तरीके से जाएं। उससे भी ये नहीं हुआ कि आमतौर पर आती हैं तमाम NGOs आती हैं, एक ही रोड जो ज़्यादा एक्सेसिबल होता है वहाँ पर ही खाना तकसीम हो रहा है वहाँ पर। तो हमने उनको ये चैलेंजेस बताए और उनको हमने स्पेसिफिक एरियाज अंदर गाँव जो हैं वो अलॉट किए। तो उससे ये है कि जो मोस्ट डिज़र्विंग लोग थे वहाँ तक ये चीज़ें पहुँची। बिल्कुल। और प्रोविजनल गवर्नमेंट की जानिब से अगर बात करें, क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, वो आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में मैंने कोई 7-8वां सैलाब देखे अपनी सर्विस का, इतना क्विक रिस्पांस कभी नहीं आया PDMA की तरफ से, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत थी कि कोई एक्सपेंडिचर जो है उसको हमने उस वजह से नहीं छोड़ना कि किसी बंदे की ज़रूरत हो। हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स करते गए PDMA से, वो टेंट्स की थी, वो फंड्स की थी, वो किसी भी हेल्प की थी, बोट्स की थी, अगर दूसरे ज़िला से हमें मंगवानी पड़ी थोड़ी बहुत, तो बहुत ही क्विक रिस्पांस उसमें रहा। फिर हमारे कमिश्नर साहब, पहले मैडम मरियम खान साहब थी, अब राजा जहांगीर अमर साहब आए, तो वो ख़ुद भी क्योंकि हमारे साथ ही रहे हैं 2-3 दिन, फिर जंग और हमारे दरमियान ही वो शटल करते रहे। तो फैसलाबाद से उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं, अगर कहीं पर CNW की इशू था तो ख़ुद उन्होंने सेक्रेटरी CNW से बात की, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से बात की, इवन यहाँ से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के ज़रिए मुख्तलिफ जो फूड हैम्पर्स हैं, कुक्ड फूड है, वो हमें वहाँ पर मुहैया किया। तो हमें जहाँ पर भी हमने कॉल किया है, हमें घंटों में नहीं मिनट्स में रिस्पांस मिला है।
और कोई भी डीसी ये नहीं कह सकता कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज के हवाले से किसी किस्म की कोई कमी पेशी थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर रिसोर्सेज टाइमली प्रोवाइड जी, हुए exactly. हैं, तमाम तर जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में रही है। वकार घुमन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें, सैलाबी रेला गुजर चुका है, लोग अपने अपने घरों में दोबारा से पहुँचना शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पर लोगों से बात हुई, उनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुश्किलात हैं, और आप किस तरह से देखते हैं ताकि ज़िले इंतज़ामिया इस चीज़ को देखे, समझे और उन्हें हल भी करे? देखें, वो वापस जो जा रहे हैं, मुश्किलात तो अभी उनके लिए रहेंगी। अगर उनके घर बच गए हैं, और अब ये देखना है कि वहाँ पर 10-10 फुट अगर पानी था, उसकी बुनियादें इस काबिल रही हैं कि या नहीं कि उसके अंदर दोबारा रहा जा सकता है, या वो जो बिल्डिंग उसके ऊपर मौजूद है वो उसको उसकी जो बुनियादें हैं उसको बर्दाश्त कर सकती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। उसके बाद अब सर्दी भी आ रही है, तो जो लोग, जिन लोगों के 2-3 गाँव हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला है कि वो कैसे अपने आप को अब एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सैलाब था और रिहैबिलिटेशन का अमल जो है वो चिन्योट की जानिब से या चिन्योट की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जारी है, और अल्लाह ताला सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया वकार घुमन साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। चिन्योट हो, झंग हो या तांदया वाला, वो तमाम तर इलाके जो कि सैलाब से मुतासर हमें दिखाई दिए हैं। लोगों की मुश्किलात में तो इजाफा है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों के साथ खड़ी है और इन लोगों की मुश्किलात को समझ भी रही है और हल के लिए इक़दामात भी कर रही है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।